अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉकिंग्स पहनाते वक्त हमने प्रॉमिस किया था कि साथ में टॉप यूनिवर्सिटी क्लियर करेंगे, पर मुझे मजबूरन एग्जाम में जानबूझकर जीरो लाना पड़ा। सिर्फ 600 स्कोर किया और उस टॉप कॉलेज से चूक गया, और वो सीधा फॉरेन चली गई स्टडी करने। असल में उसे पता ही नहीं था कि मैं कॉलेज गया ही नहीं, मुझे फूड डिलीवरी बॉय बनना पड़ा। आज रात थकी हुई बॉडी के साथ अपनी आखिरी डिलीवरी पर जा रहा था, तब अचानक एक रेंज रोवर ने मुझे टक्कर मार दी। अगले ही पल रेड हाई हील्स पहने एक औरत मेरे पास आई और नीचे बैठी, तुम ठीक तो हो, मेरा वो मतलब नहीं था, ये बोलकर उसने अपना गुची का बैग खोला और कैश का एक बंडल निकाला, करीब 2-3 हज़ार रुपए। ये पैसे अभी रख लो, किसी पास के हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लो, कहीं चोट तो नहीं आई, मुझे अभी एक बहुत अर्जेंट काम है। ये कहकर उसने पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और उठकर जाने लगी। पर वो अचानक फिर से रुकी, अपने बैग से एक पेन निकाला, स्टिकी नोट पर एक नंबर लिखा और अपनी आईडी कार्ड के साथ वो नोट मुझे दे दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्टली कॉल करना। मेरा नाम शेन यूचू है। जब मैंने उसकी आईडी कार्ड देखी वो जा चुकी थी। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, हमने ठीक से बात भी नहीं की, वो वाइट रेंज रोवर वहां से निकल गई। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, अपनी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट की और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक घसीटते हुए घर पहुंचा। मेरे हाथ में उस रेंज रोवर वाले की आईडी थी और अब आधी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फोन उठाया और डायल किया। पहली बार में किसी ने आंसर नहीं किया। 1 मिनट बाद मैंने दूसरी बार ट्राई किया, इस बार फोन डायरेक्ट स्विच ऑफ। मैं हार नहीं मानना चाहता था, तो मैं तीसरी बार कॉल किया और इस बार कॉल कनेक्ट हो गया। वहां से एक बहुत ही इरिटेटेड आवाज आई, कौन है, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। मैंने बहुत आराम से कहा, आपकी गाड़ी ने मुझे अभी टक्कर मारी थी। ओ आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसका एटीट्यूड अचानक से 180DGRE चेंज हो गया। वो लगातार माफी मांगने लगी, मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। तुम अभी किस हॉस्पिटल में हो, क्या तुमने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। मैंने कामली जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस मेरी इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ी टूट गई है। तुम ठीक हो तो अच्छी बात है, बाइक का कितना खर्चा आएगा मैं पे कर दूंगी। मैंने फ़ोन पकड़े हुए कहा, आपने जितना कैश दिया है वो रिपेयर के लिए काफ़ी है। आपकी आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है, जब टाइम मिले आकर ले जाना, या अभी आ सकती हो। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, मैं अभी बिजी हूँ, निकल नहीं सकती, क्या मैं अपने किसी फ्रेंड को भेज दूँ आईडी लेने के लिए? मैंने कहा ठीक है और अपना एड्रेस दे दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं स्टूल पर बैठकर अपने जख्मों पर क्रीम लगाने लगा। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आया। दरवाजा खोला तो देखा बाहर 4 लोग खड़े थे। आगे खड़ा आदमी मेरी ही एज का लग रहा था, करीब 20 साल का, और उसके पीछे खड़े 3 आदमी पूरे बॉडी बिल्डर लग रहे थे। वो काफी खतरनाक लग रहे थे। आगे खड़े आदमी ने मुझे घूरकर पूछा, क्या तुमने कॉल किया था? तुम ही हो वो? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने इरिटेटेड होकर पूछा, क्या शेन्यूचू की आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? हाँ, अंदर मैं अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया और उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। फिर उसने मेरे पीठ पर एक किक मारी। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही मैं जमीन पर गिर चुका था। मैंने उठने की कोशिश की, पर उसके जूतों ने सीधा मेरे चेहरे पर आकर हिट किया। अगली ही पल मेरे मुंह में खून का टेस्ट आने लगा। पड़ोस में रहने वाला मेरा रूममेट ल्यू कियांग बाहर आया। उसने एक झलक देखी और डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर लिया। वो आदमी मेरे पास आया और अपने लेदर शूज से मेरे हाथ को जोर से दबा दिया। उसने एक कोल्ड आवाज में पूछा, आईडी कार्ड कहाँ है? मैं बोलना चाहता था, पर मेरा आधा चेहरा नम हो चुका था। मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। उस आदमी ने पीछे खड़े उन 3 लोगों से कहा, अंदर जाओ और ढूंढो। वो आईडी कार्ड और स्टिकी नोट बेडरूम की टेबल पर ही थे। उन्हें जल्दी ही मिल गए। उन्होंने वो उस नेता को दे दिए। उसने आईडी कार्ड देखी और एक सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। मेरे हाथ पर रखा उसका पैर अब और जोर से दबा रहा था। उसने कोल्डली कहा, अंधे कुत्ते उसे स्कैम करने की कोशिश करता है। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर दोबारा उस औरत के आसपास भी भटका ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये बोलकर उसने मुझे एक और जोर की किक मारी और पलट कर जाने लगा। पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे जैसे कुछ याद आ गया। वो मुड़कर मेरे बेडरूम में गया, मेरा फोन उठाया और मेरे ठीक सामने उसे जमीन पर पटक दिया। जब उसे कंफर्म हो गया कि फोन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब वो अकड़ते हुए वहां से चला गया। उनके जाने के बाद मैं बेड के किनारे अकेला बैठा रहा। उंगलियों के बीच एक सस्ती सी सिगरेट सुलग रही थी और धुआं निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दुनिया हमेशा इतनी अनफेयर क्यों होती है। लोग अपने चेहरे पर कितने अलग अलग मास्क पहनकर रखते हैं। उस औरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने अपनी आईडी कार्ड छोड़ी ही क्यों? फिर गुंडों को भेजकर मुझे क्यों पिटवाया? आखिर क्यों? मैंने खुद से एक वादा किया, मैं उससे इस बात का जवाब लेकर रहूंगा। आखिर वो चाहती क्या है? खिड़की के बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी, जैसे ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। पर कल जब सूरज निकलेगा, इस शहर में एक और अकेला इंसान भटक रहा होगा। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आई। मैंने अपना सारा सामान सूटकेस में पैक लिया था।
आज मुझे ये रेंट का घर छोड़ना पड़ेगा। कल रात वाले उन गुंडों की वजह से लैंडलॉर्ड को लगा कि मेरा किसी शेडी गैंग के साथ कनेक्शन है, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। सूटकेस को मैंने अपनी खस्ता हाल इलेक्ट्रिक बाइक पर रखा। अब मेरे पास सिर्फ वो 2,600 रुपए थे जो उस औरत ने बारिश में मुझे दिए थे। पिछले महीने की सारी सैलरी पापा के मेडिकल बिल्स में चली गई थी। उन पैसों में से 800 का मैंने एक नया फोन लिया, क्योंकि डिलीवरी का काम तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। बाकी बचे हुए पैसों से रेंट देना था। अगर रात तक कोई रूम नहीं मिला तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। नए फोन में सिम डाला, पर फोन स्टार्ट होते ही मेरे चाचा का कॉल आ गया। मोमो क्या कर रहा है? मेरे चाचा चैन शाओजे एक बहुत ही अजीब इंसान है। मेरे दादाजी उन्हें बचपन में सड़क से उठाकर लाए थे। वो मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े हैं। उन्होंने चोरी चकारी जैसे बहुत कांड किए हैं। उनकी रेपुटेशन एरिया में एक बदनाम इंसान की है। मैं फुटपाथ पर बैठ गया और बोला, मैं ठीक हूँ। अचानक कॉल कैसे किया? जैसे ही तेरा कांटेक्ट मिला मैं तुरंत निकल गया। आज रात तेरे यहाँ रुकूंगा और कल सुबह की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। वो जाकर बाबू को बता देंगे और उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। ऊपर से मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे। उनका जो नेचर है वो इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने हकलाते हुए कहा, चाचा आप मेरे पास मत आओ, अपनी मेडिसिन लो और जल्दी वापस निकल जाओ। मैं वर्क में बहुत बिजी हूँ। पर चाचा कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने जोर देकर कहा, तेरी माँ ने देशी अंडों की बास्केट भेजी है, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि ये तुझे देकर आऊं। खैर मैं पहुंच कर कॉल करता हूँ। और उन्होंने फोन कट कर दिया। मैं अगले 2 घंटे तक बस अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। अचानक से कोई घर रेंट पर लेना और वहां शिफ्ट हो जाना ये प्रैक्टिकल नहीं था। पर 2 घंटे में चाचा यहाँ आने वाले थे। ये एक बड़ी मुसीबत थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने प्लान बनाया कि रेलवे स्टेशन के पास कोई सस्ता सा होटल देखूंगा और चाचा को वहीं ठहरा दूंगा, ताकि वो मेरे घर आने की जिद ना करे। बस एक बार वो सेटल हो जाएं, फिर मैं कहीं पर भी सो जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज रात किसी तरह निकालनी थी। बस आज रात का जुगाड़ करना था। 2 घंटे बाद मैंने उन्हें स्टेशन से पिक किया। वो बिल्कुल पहले जैसे ही थे, एक फेक नाइकी की शर्ट पहने हुए। उनके मसल्स साफ दिख रहे थे और हाथ पर एक नया टैटू था। मुझे देखते ही वो शॉक हो गए। उन्होंने टेंशन में आकर पूछा, मोमो ये क्या हुआ? तुझे किसी से लड़ाई की क्या? मैंने झूठ बोला नहीं, मैं बस अचानक से गिर गया था। पर उन्हें मेरा झूठ समझ आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तू अपने चाचा को भी अपने पेरेंट्स की तरह बेवकूफ समझ रहा है? ऐसे कौन गिरता है? क्या हुआ, किसी ने मारा है? क्या तुझे डर के मारे बोल नहीं रहा? मुझे पता था कि वो इन स्ट्रीट फाइट्स में एक्सपर्ट हैं, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। पर मैं उन्हें सच नहीं बताना चाहता था। मैंने बात घुमाते हुए कहा, चलो चलो, यहाँ से पहले तुम्हारे रुकने की जगह चलते हैं, दोपहर में मेडिसिन लेने चलेंगे। चाचा ने बिना कुछ कहे मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही एक सस्ता सा रूम बुक कर लिया था। वहां पहुंचकर मैंने कहा, आज रात तुम यहीं रुकना, मेडिसिन लेने के बाद मैं अपने काम पर जाऊंगा। और हाँ, मेरे मार खाने के बाद पापा मम्मी को मत बताना, वो बेवजह वरी करेंगे। पर चाचा पीछे ही पड़ गया, आखिर हुआ क्या है? किसने तुझे इतनी बुरी तरह मारा? क्या तू फैमिली से कुछ छुपा रहा है? पहले बता, किसने मारा और क्यों? मैं वैसे ही डिप्रेस था। मैंने बेड पर बैठकर सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, डैम इट, मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। फिर मैंने उन्हें कल रात की पूरी स्टोरी बता दी। आखिर में वापस रिमाइंड करवाया कि ये बात घर वालों को मत बताना, वरना वो बेकार में घबरा जाएंगे। मेरे पास कुछ 100 रुपए बचे हैं, वापस जाते वक्त ये पापा को दे देना। शहनशाह चुपचाप सिगरेट पीते रहे। कुछ मिनट्स के साइलेंस के बाद बोले, ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से 2,000 निकाले। अपने पैसे अपने पास रख, मैं तुझे 2,000 और दे रहा हूँ, जाकर किसी अच्छी सोसाइटी में अपार्टमेंट रेंट पर ले। खुद की थोड़ी केयर कर। चाचा मुझे पैसे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। चाचा का टोन एकदम कमांड देने वाला हो गया। चुपचाप रख ले, मैं दे रहा हूं ना तो ले ले, फालतू बकवास मत कर। दोपहर में तेरे पापा की मेडिसिन ले आऊंगा, तू अपने लिए रूम देख, पहले रहने का ठिकाना सेट कर। रात में साथ डिनर करेंगे और कल सुबह मैं ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं फील कर सकता था कि चाचा को सच में मेरी फिक्र थी। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मान गया। दोपहर में मैं रूम ढूंढने निकल गया और वो मेडिसिन ले। पापा पिछले कई सालों से बीमार थे और उनके ट्रीटमेंट में फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। दादाजी की डेथ के बाद जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और पैसे बचे थे लॉ के हिसाब से, उसमें मेरे पापा और चाचा दोनों का इक्वल शेयर था। पर चाचा ने उसमें से एक पैसा भी नहीं लिया, सब कुछ पापा के ट्रीटमेंट के लिए दे दिया। मेरे चाचा चिन शाहजी का एटीट्यूड थोड़ा अजीब जरूर है, पर उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। दोपहर को एक ब्रोकर के थ्रू मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया। एक 3 BH के अपार्टमेंट था जहां मुझे एक छोटा सा बेडरूम मिल रहा था। ये एक फ्लैट शेयर था जिसका रेंट 700 था। लिविंग रूम, वॉशरूम और किचन कॉमन थे।
ब्रोकर ने बताया कि मास्टर बेडरूम में एक कपल रहता है और दूसरे रूम में एक सिंगल लड़की। रूम देखने के बाद मुझे लगा कि डील ठीक ठाक है। मैंने 3 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया। ये सब करते करते शाम के 4 बज चुके थे। चाचा का मैसेज आया कि वो होटल पर मेरा वेट कर रहे हैं, रात को साथ में डिनर करेंगे और कल सुबह उनकी ट्रेन थी। जैसे ही मैं उस फ्लैट से बाहर निकलने लगा, मेरी नज़र दूसरे रूम में रहने वाली उस सिंगल लड़की पर पड़ी जो अभी ऑफिस से आई थी। उसने एक प्रोफेशनल अटायर पहना था, शॉर्ट सूट में। वो काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। जब वो अपने जूते निकालने के लिए झुकी तो उसके कॉलर से उसकी क्लीवेज दिख गए। मैं कसम खाता हूँ मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, पर मुझे मानना पड़ेगा कि वो काफ़ी खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे नज़रें हटाना मुश्किल हो। और जब वो अपने जूते बदल कर सीधी खड़ी हुई, तब भी मैं पागलों की तरह सी के चेस्ट की तरफ देख रहा था। उसने मुझे बहुत गुस्से और डिस्गस्ट के साथ घूरा और धीरे से बोली, हूलिगन। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो तुरंत अपने रूम में चली गई। उस रात मैंने और चाचा ने स्टेशन के पास ही खाना खाया और थोड़ी बियर पी। इतनी रात को वापस उस पेरिस स्प्रिंग वाले अपार्टमेंट में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उसी सस्ते होटल में एक और रूम बुक कर लिया। और ये सुबह चाचा को स्टेशन पर छोड़ने के बाद मैं अपने फूड डिलीवरी के काम पर वापस लग गया। काम नहीं करूंगा तो इनकम कहाँ से आएगी, और अभी मैं सिर्फ यही काम कर सकता था। रात के 11:30 बज चुके थे। मेरी लास्ट डिलीवरी आई, पर नाम देखकर मैं चौंक गया। वो ऑर्डर मेरी ही फ्लैटमेट लिन ये फेंका था। अपना आखिरी टेकआउट लेकर जब मैं घर पहुंचा, वो कपल घर पर नहीं था। उनका दरवाजा बंद था और लाइट्स ऑफ थी, पर दूसरे बेडरूम की लाइट्स ऑन थी। वहां से कीबोर्ड टाइप करने की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट उतारकर अपने रूम में फेंकी। टेकआउट का पैकेट लेकर मैं उसके दरवाजे पर गया और हल्के से नॉक किया। उसने लाउंज वेयर पहने हुए दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना टॉप अपने बाएं हाथ से कवर किया और एकदम डिस्गस्टेड टोन में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने टेकआउट का पैकेट उठाते हुए कहा, तुम्हारी डिलीवरी। ये देखकर लिन ये फिर गुस्से से पागल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरा टेकआउट छूने का हक किसने दिया? आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसने वो पैकेट मेरे हाथ से छीन लिया और अगले ही सेकंड उसने वो पूरा खाना दरवाजे के पास वाले डस्टबिन में फेंक दिया। उस ऑर्डर में सूप भी था और छीन झपट में वो गर्म सूप मेरी जीन्स पर गिर गया। वो बहुत हॉट था। उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, एक कदम पीछे लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपने रूम में आ गया। तभी मेरे फोन पर उस ऑर्डर का फीडबैक आया, एक बैड रिव्यू। रीजन लिखा था, तुमने मेरा टेकआउट किसी और के हाथ में क्यों दिया? इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? मैं स्क्रीन को देखता रह गया। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। एक बैड रिव्यू का मतलब था मेरी सैलरी से 300 रुपये कट जाएंगे। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने के बाद भी शायद मैं 300 ना कमा पाऊं। कुत्ते की तरह थक चुका था मैं, और इस एक छोटे से रिव्यू ने मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं बेड पर बैठकर सिगरेट पीने लगा और लाइफ की अनफेयरनेस के बारे में सोचने लगा। वेंसडे की दोपहर को अचानक चाचा चेन शालजिए का कॉल आया। मुझे लगा कि वो फैमिली सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक साइड में लगाई और पूछा, चाचा क्या हुआ? मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ? मैं अभी यूथ रोड और पीपल्स रोड के इंटरसेक्शन पर वेट कर रहा हूँ। इस डिलीवरी के बाद कोई और ऑर्डर मत लेना, सीधा यहाँ आओ। मुझे लगा मैंने शायद गलत सुना है। आप कहाँ हो? मैं उस स्मॉल गार्डन के पास हूँ जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बस यहाँ आ जा। और मुझे बता कि उस रेंज रोवर ने तुझे कहाँ टक्कर मारी थी। मुझे फील हो गया था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। आप वापस घर नहीं गए? कुनमिंग में वापस क्यों आ गए? मैं तेरा बदला लेने आया हूँ। तू नहीं आना चाहता तो मता ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे अकेले इन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकलवानी पड़ेगी। थोड़ी प्रॉब्लम होगी बस। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैं जानता था कि वो किस कैरेक्टर के इंसान हैं। आप वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। आधे घंटे बाद मैं उस क्रॉस रोड पर पहुंचा और वो मुझे वहां मिल गए। वो फुटपाथ के किनारे बैठे थे और उनकी नजरें उन कैमरास पर टिकी हुई थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी तरफ एक सिगरेट बढ़ाई और पूछा, कहाँ टक्कर लगी थी? मैंने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, उसने टक्कर मारी नहीं थी। जब रेंज रोवर टर्न ले रही थी तब मैं उससे जाकर टकरा गया। उन्होंने गाली देते हुए कहा, किसे नहीं पता कि टर्न लेते वक्त सामने वाले को पहले जाने देते हैं। तो बस मुझे डायरेक्शन बता दे, काफी है। मैंने सामने इशारा करते हुए कहा, ठीक वहां पर। चाचा जाने दो ना इस बात को। हम कुनमिंग में नए हैं, फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने अपनी आधी जली हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी और जूतों से उसे दबा दिया। फिर बोले, मुझे पता चल गया है। जैसे ही मुझे उस कार का नंबर प्लेट मिल जाएगा, मैं उन मारने वालों को भी ढूंढ निकालूंगा। तू जा अपना काम कर। ये बोलकर वो जाने लगे। मैंने पीछे से चलाते हुए कहा, चाचा मैं पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी में रहता हूँ, क्या आप रात में रुकने आएंगे? बिना पीछे मुड़े उन्होंने कहा, नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले। मैंने उन्हें वहां उस भीड़ में गायब होते हुए देखा। मेरे अंदर एक अजीब सी एंग्जाइटी बढ़ रही थी। उन्हें नहीं पता कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। देखने से ही समझ आ रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं थे।
रेंज रोवर में घूमते हैं, 10,000 का गुची बैग लेकर चलते हैं। चाचा चंद शाहजी को इस अनफेमिलियर कुंदन के बारे में कुछ नहीं पता था। उनका ऐसे अकेले इन्वेस्टिगेट करना बेवकूफ़ी थी। ये खुद ट्रबल को इनवाइट करने जैसा है। पर मुझे पता था कि मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। बस अकेले टेंशन लेने के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 3 रातों के बाद उनका दोबारा कॉल आया। उन्होंने मुझे आधे घंटे के अंदर सेंचुरी सिटी चिलिफांग पहुंचने के लिए कहा। वो ओपन पार्किंग लॉट में मेरा वेट कर रहे थे। मैं तुरंत वहां पहुंचा और उन्हें ढूंढ लिया। वो वहां एक अंधेरे कोने में बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने वही वाइट रेंज रोवर खड़ी थी। साइड में लगी हुई खरोंचें अभी भी साफ दिख रही थी। मैं कंप्लीटली शॉक में था। आखिर उन्होंने इसे कैसे ढूंढा? मैं डरते हुए उनके पास गया और धीरे से बोला, चाचा छोड़ दो ये सब, इस बात का तमाशा मत बनाओ। पर चेन शाओजे ने एक कोल्ड इमोशनलेस टोन में कहा, नहीं, आज तो बदला लेकर ही रहेंगे। मैंने चारों तरफ देखा। रात के 8 बज रहे थे पर जगह पूरी तरह क्राउडेड थी। यहाँ बदला लेने का तो कोई चांस ही नहीं था। सिगरेट पियोगे? चेन शाओजे ने मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाया। वो चुमवा बैंड था। उसने साइड में खड़ी एक ब्लैक सांटाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, गाड़ी में जाकर बैठ, वेट करते हैं, लोग आने वाले हैं। किसकी गाड़ी है टेंशन मत ले, बस मेरे साथ अंदर बैठ। गाड़ी में बैठते ही मेरी टेंशन बढ़ने लगी। ये सांटाना कम से कम 10 साल पुरानी और खस्ता हाल लग रही थी। ड्राइवर सीट के राइट साइड में एक स्टील पाइप रखा हुआ था। पाइप के एक एंड पर कपड़ा लपेटा हुआ था। क्लियर था कि आज रात का वेपन यही है। मैं शांत नहीं बैठ पा रहा था। माना मैं उनसे नफरत करता था कि उन्होंने मुझे मारा, पर खुद किसी को पीटना। मैं डर रहा था। मैंने चेन शो जी को समझाने की कोशिश की कि बेकार की प्रॉब्लम ना बढ़ाएं, पर वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैं बस खुद से ही बातें कर रहा था। करीब 9:15 मेन टारगेट्स की एंट्री हुई। उस रात मुझे मारने वाला आदमी और वो शेन योचू जिसकी गाड़ी से मेरी टक्कर हुई थी, दोनों आ गए। वो दोनों साथ चलते हुए रेंज रोवर के पास पहुंचे। शेन योचू ने अभी भी वो गुची का बैग टांगा हुआ था, पर शायद वो उस रात वाला नहीं था। वो आदमी ड्राइवर सीट की तरफ गया और दरवाजा खोला। चेन शो जी ने कोल्डली पूछा, क्या यही दोनों थे? चाचा जाने देते हैं ना? चंद शाहजी इरिटेटेड हो गए, बकवास बंद कर, बस ये बता कि ये वही है या नहीं। मैंने एक गहरी सांस लिया और धीरे से कहा, हाँ। चंद शाहजी ने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें बस उस रेंज रोवर पर लॉक थीं। रेंज रोवर स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पार्किंग स्पेस से बाहर निकलने लगी। चंद शाहजी ने भी इस खटारा सांताना को स्टार्ट किया और रेंज रोवर के ठीक पीछे पीछे चलने लगे। पूरे रास्ते मेरी सांसें अटकी हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि चेन शाओजे किस हद तक जा सकते हैं। रेंज रोवर आगे आगे चल रही थी। कुछ टर्न्स लेने के बाद वो सेकेंड रिंग रोड से उतरी और एक सुनसान सी रोड पर आ गई। चेन शाओजे ने सही टाइमिंग देखी, रेंज रोवर को ओवरटेक किया, अचानक स्टीयरिंग घुमाया और उसे कट मार दिया। अगले ही सेकेंड उन्होंने जोरदार सडन ब्रेक मारा। सांटाना टेढ़ी होकर उस वाइट रेंज रोवर के ठीक सामने खड़ी हो गई। मानना पड़ेगा, रेंज रोवर का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सॉलिड था। कोई और गाड़ी होती तो पक्का टकरा जाती। गाड़ी रुकने के बाद चेन शाओजे को बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने आराम से सिर झुकाया और अपने लिए एक सिगरेट जलाई। रेंज रोवर का ड्राइवर, यानी वो आदमी जिसने मुझे मारा था, वो बाहर निकल चुका था। वो फुल गुस्से में सांताना के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के पास आया। उसने पैर उठाकर सांताना के दरवाजे पे जोर से किक मारी और गालियां देते हुए चिल्लाया, गाड़ी कैसे चला रहा है? ड्राइव करना आता है या नहीं? चेन शाओजे ने बहुत रिलैक्स होकर जलती हुई सिगरेट मुंह में दबाई। राइट हैंड से पहले से तैयार वो स्टील पाइप पकड़ा और लेफ्ट हैंड से संटेना का लॉक खोलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। वो आदमी जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, दरवाजा सीधा जाकर उससे टकराया और वो कई कदम पीछे जा गिरा। चेन शाओजे स्टील पाइप लेकर बाहर निकले। कोई फालतू बात नहीं, सीधा पाइप घुमाया और उसके सिर पर दे मारा। उस आदमी ने इंस्टिंक्टिवली बचने के लिए अपना बायां हाथ ऊपर किया। पाइप उसके हाथ पर लगा और उसी पल चेन शाओजे का पैर सीधा उसके पेट पर पड़ा। वो आदमी 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और फुटपाथ के किनारे गिर पड़ा। वो चेन शाओजे के खतरनाक ऑरा से पूरी तरह डर चुका था। जमीन पर पड़ा वो चेन शाओजे को देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका सारा एटीट्यूड एक सेकंड में गायब हो गया। शनयोचू तुरंत पैसेंजर सीट से बाहर निकली, भागकर उस आदमी के पास आई और घबराते हुए नीचे बैठकर पूछा, युहा तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? ये पूछने के बाद उसने सिर उठाकर चेन शाओजे की तरफ देखा और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? इसे क्यों मार रहे हो? चेन शाओजे ने मुंह में दबी सिगरेट को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और बिना पीछे मुड़े बोले, मोमो इधर आ। बोल, इसका क्या करना है? मैं डरते कांपते हुए चेन शाओजे के पास गया और धीरे से बोला, चाचा जाने दो, मार तो दिया है, अब चलते हैं। तुम लोग हो कौन? शनयोशु ने मुझे नहीं पहचाना। सोचूं तो यह नॉर्मल ही था। उस रात बारिश हो रही थी, आधी रात का टाइम था और वो बहुत जल्दी में थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी थी और हेलमेट लगा रखा था। उसका मुझे याद ना रखना बिल्कुल नॉर्मल था। पर इस वक्त वो मुझे और चेन शाओजे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? चेन शाओजे ने शनयोशु को भाव ही नहीं दिया। उन्होंने लेफ्ट हैंड से सिगरेट का एक कश लिया, बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी
और राइट हैंड में वो स्टील पाइप पकड़े हुए धीरे से नीचे बैठे। उस पाइप का एक सिरा उन्होंने यूहो की जांघ पर टिका दिया। मुझे साफ दिख रहा था कि वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस दर्द से बिगड़ने लगे, पर मानना पड़ेगा वो भी ढीठ था। वो दर्द सहता रहा पर चिल्लाया नहीं। चेन शाओजी उसके दर्द से तड़पते चेहरे को देखकर थोड़े मजे लेने लगे। उन्होंने उस आदमी से कहा, मोमो को पीटने और उसका फोन तोड़ने का टोटल बिल बना है 5,000 रुपए। तुरंत ट्रांसफर कर, पैसे ट्रांसफर कर दे और बात यहीं खत्म। चेन शाओजी ने कोल्डली मुस्कुराते हुए कहा, अगर ट्रांसफर नहीं किया तो आज तू यहां से सही सलामत वापस नहीं जाएगा। मैं देती हूँ। शन योचू को शायद पता था कि यह आदमी नॉर्मली कैसा बिहेव करता है और चेन शाओजी के खूंखार एटीट्यूड ने उसे सच में डरा दिया था। उसने अपना बैग खोला और गिड़गिड़ाते हुए कहा, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं पैसे देती हूँ। ये बोलते हुए उसने बैग से कैश निकाला और बिना गिने ही चेन शाओजी के हाथ में थमा दिया। मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं, मैंने सब दे दिए हैं। चेन शाओजी ने एक नजर कैश को देखा और बोले, काफी है, ये मैटर फिलहाल के लिए खत्म हुआ। और सुन, अपने पैसों का रौब दिखाकर लोगों को दबाना बंद कर। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर अभी भी कोई खुजली बची है तो मुझे आकर ढूंढ लेना। मेरा फोन नंबर बहुत सिंपल है, 135-667-7, जब भी दिल करे कॉल कर लेना। यह सब बोलने के बाद चेन शाओजी ने अपने हाथ का स्टील पाइप वापस रख लिया। मुड़कर मुझसे बोले, मोमो चल, अगर इसने दोबारा तुझे परेशान किया तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। चेन शाओजी के प्रॉब्लम्स हैंडल करने का यही स्टाइल था। वहां से पलटकर जाने से पहले मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने शेन योचू की तरफ एक बार फिर देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके फीचर्स इतने परफेक्ट थे कि मेरे पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं थे। जब मैं उसे देख रहा था तब वो भी मुझे ही देख रही थी। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली और मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी फील हुई। मैं तुरंत अपनी नजरें हटाई और मुड़कर गाड़ी में बैठ गया। चेन शाओजी समझ गए थे कि मैं डरा हुआ हूं। उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, क्या हुआ, डर गया क्या, फट गई? अरे इंसान ही तो हैं, 2 कंधे और 1 सिर। तू उनसे डरता क्यों है? मर्द बन और सीधा भिड़ जा। सच कहूं तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। कुनमिंग में इतने साल रहकर मैं हमेशा एक आउटसाइडर, एक आम आदमी बनकर जिया हूं। मैं किसी से पंगे नहीं लेना चाहता था, किसी से बहस या लड़ाई तो बिल्कुल नहीं। मैं बस यही सोचता था कि झमेले से दूर रहो, मेहनत से काम करो, पैसे कमाकर घर भेजो और इतने पैसे सेव कर लूं कि पापा का ऑपरेशन हो सके। मुझे चुप देखकर चंद शाओजी मुझे सांत्वना देने लगे, अरे छोड़ना, ऐसे मुंह लटकाकर मत बैठ, इतनी सी तो बात है। अगर वो दोबारा तेरे पास फटका तो मैं उसे फिर ठोकूंगा, तब तक जब तक वो सुधर ना जाए। तू बस आगे वाले क्रॉसिंग पर उतर जाना, ये पैसे रख और थोड़े हिसाब से खर्च करना। मैं कुछ दिन कुनमिंग में ही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे ये पैसे चाहिए या नहीं, बस सारा कैश मेरी गोदी में डाल दिया। मुझे पता था कि पापा के ट्रीटमेंट में बहुत पैसे लगने वाले हैं, इसलिए मैंने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। करीब 6,000 रुपए थे, मैंने सब रख लिए और पूछा, आप घर वापस नहीं जा रहे? कुनमिंग में क्या काम है? तू टेंशन मत ले, बस इतना समझ ले कि मैं डिलीवरी नहीं करने वाला। याद रखना, अगर वो फिर से तुझे तंग करे तो सीधा उसे ठोक देना, डरना मत। मेरे और चेन शाओजी के सर्वाइवल कॉन्सेप्ट्स में हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहा है। क्रॉसिंग पर उतरने के बाद मैं आधी रात को शहर की सड़कों पर अकेला भटक रहा था। पॉकेट में हजारों रुपए कैश था, पर मुझे फील हो रहा था कि ये पैसे कुछ ज्यादा ही आसानी से मिल गए हैं। इतनी आसानी से कि मुझे घबराहट हो रही थी। एक पल के लिए तो मन किया कि शेन योचू को कॉल करूं, ये पैसे वापस कर दूं और क्लियर करूं कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं मानता हूं कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूं जो इन बड़े पंगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। और हाँ, मेरी एक और इंटेंशन भी थी। मैं ख्यालों में सोच रहा था कि काश मैं शन योचू से जान पहचान बढ़ा सकूं, कम से कम उसके दिमाग में मेरी इमेज तो खराब ना रहे। फिर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि ये ख्याल कितना डरावना है। मैं ऐसी रेडी जैसी लड़की की अटेंशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? उसके जैसी परफेक्ट लड़की से जान पहचान बनाने का सपना देखना ही पागलपन था। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर मैंने साइड वाले ठेले से ग्रिल्ड चिकन विंग्स की 2 स्टिक्स ली। फुटपाथ पर बैठकर मैं उन्हें खा रहा था। एक स्ट्रीट डॉग बहुत संभलते हुए मेरे पास आया। वो जमीन पर फेंकी हुई हड्डियां खाना चाहता था, पर जैसे ही मैंने उसे देखा वो डरकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने अपने हाथ के चिकन विंग्स के टुकड़े किए और उस कुत्ते की तरफ फेंक दिए। उसने सूंघा और एक ही बार में उसे निगल गया। मैंने उसे और हड्डियां डाली। अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और आखिरकार उसका सारा डर खत्म हो गया। वो आराम से मेरे पास बैठकर हड्डियां चबा रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सा फेमिलियर कनेक्शन फील हुआ। इस अनजान शहर में मैं और वो कुत्ता बिल्कुल एक जैसे थे। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दोनों बहुत संभल कर जी रहे थे। घर पहुंचने पर देखा कि वॉशरूम कोई यूज कर रहा है। मैं बालकनी में गया और झुककर सिगरेट पीने लगा। वापस आते वक्त मेरी फ्लैटमेट लिन येफे टॉवल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आ रही थी। एक सेकंड के लिए हमारी नजरें मिली और उसने फिर से मुझे बहुत गुस्से से घूरा।
मुझे समझ नहीं आता कि ये बिना बात के मुझ पर इतना भड़कती क्यों है। बस एक बार गलती से उसका चेस्ट ही तो देख लिया था, वो भी जानबूझकर नहीं। इस बात को इतना खींचने की क्या जरूरत है। अगले दिन मैं आराम से सोकर उठा, जो मेरे लिए एक लग्जरी थी। ऐप पर क्लिक करके ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया। पहली ही डिलीवरी एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, पूरे 40 लंच बॉक्स। लोकेशन थी काइडी इंटरनेशनल होटल। जब मुझे ये ऑर्डर मिला तो मुझे लगा शायद कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी इस 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कर रही होगी। होटल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया और बोला कि डिलीवरी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। गार्ड ने कहा कि कस्टमर को खुद नीचे आकर ऑर्डर पिक करना होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने कस्टमर को कॉल किया। ऑर्डर किसी लड़की ने किया था। उसने मुझसे कहा कि फ़ोन गार्ड को दे दूं। पता नहीं उसने गार्ड से क्या कहा, पर गार्ड ने फ़ोन मुझे वापस किया और बोला कि सर्विस लिफ्ट का यूज़ करो और सीधा 29th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा दो। पहली बार में मैं सिर्फ 20 बॉक्सेस ही ऊपर ले जा पाया, बाकी के बाइक पर छोड़ दिए और गार्ड से कहा कि उन पर नजर रखे। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वही लड़की थी जिसने ऑर्डर किया था। उसने मुझे बॉक्सेस टेबल पर रखने को कहा, फिर मैं बाकी बॉक्सेस लेने नीचे चला गया। जब मैं दूसरी बार बॉक्सेस लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ तो मेरे सामने जो नज़ारा था उसने मुझे फ्रीज कर दिया। उस भीड़ के बीच शेन योचू खड़ी थी। जब हमारी नजरें मिली तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर शेन योचू सच में उसी कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी मुझे घूर रही थी। एक आदमी ने एक लंच बॉक्स खोला और उसे देते हुए बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा, बॉस शेन, मीटिंग बहुत थका देने वाली थी, पहले आप खा लीजिए। शेन योचू ने बॉक्स लिया और पोलाइटली कहा, थैंक यू। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कल रात ही मैंने और चेन शौजे ने मिलकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था और आज मैं उसी के इलाके में खाना डिलीवर करने आ गया। ये तो खुद चलकर मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। मैंने जल्दी से लंच बॉक्स रखे और ऑर्डर करने वाली लड़की से कहा, डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, एंजॉय योर मील। इतना बोलकर मैं तुरंत वहां से पलटा। मैं लगभग भागता हुआ लिफ्ट में पहुंचा। मैं बस किसी भी तरह काइडी इंटरनेशनल होटल से बाहर निकलना चाहता था। ये लिफ्ट डायरेक्ट 29 फ्लोर से आती थी, बीच में कहीं नहीं रुकती थी। मैं नंबर्स को कम होते हुए देख रहा था और आखिरकार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले मेरे होश उड़ गए। बाहर कम से कम 4 गार्ड्स खड़े थे। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और सिर झुकाकर बाहर निकलने लगा, पर 2 गार्ड्स आगे आए और मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हमारे साथ चलो। क्या हुआ? मैंने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए गार्ड से कहा, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। बकवास बंद कर। उनके हेड ने सीधा ऑर्डर दिया, इसे पकड़कर ले चलो। किस हक से? मैं जोर से चिल्लाया, तुम लोग सिर्फ गार्ड्स हो, तुम्हें मेरी फ्रीडम छीनने का कोई राइट नहीं है। मेरी इस आवाज से होटल लॉबी में खड़े बहुत सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। होटल का लॉबी मैनेजर बहुत स्मार्ट था। उसने सिचुएशन हैंडल करते हुए चेहरे पर एक फेक स्माइल के साथ वहां खड़े लोगों से कहा, सॉरी, आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा। अभी अभी एक गेस्ट ने अपनी कोई कीमती चीज चोरी होने की कंप्लेंट की है। हमें शक है कि इस डिलीवरी बॉय ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की है। हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। हम इसे अभी पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं। इनकन्वीनियंस के लिए माफी। क्या डिलीवरी बॉय चोर है? आजकल इन डिलीवरी वालों का कोई लेवल नहीं है। कोई लिफ्ट में खाना खा लेता है, कोई थूक देता है और अब ये चोरी भी करने लगे हैं। ये बहुत गलत है। आगे से कौन डिलीवरी ऑर्डर करेगा? इन लोगों ने पूरे प्लेटफॉर्म का नाम खराब कर दिया है। मैं रोने वाली शक्ल बनाकर अपनी पूरी आवाज में चिल्लाने लगा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इनोसेंट हूं। पर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी चीखों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वहां सिर्फ कोल्ड फेसेस थे जो अपने फोन्स निकालकर मेरी फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। उन चारों गार्ड्स ने मुझे पुलिस स्टेशन नहीं भेजा जैसा उस मैनेजर ने कहा था, बल्कि वो मुझे खींचकर एक कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मेरा फोन छीन लिया और मुझे एक कुर्सी से बांध दिया। मुझे पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद एक मोटे गार्ड ने बाकी 2 से कहा, तुम लोग अपना काम करो, मैं और शाओजांग इस पर नजर रखेंगे। वो दोनों गार्ड्स थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। उन्होंने मोटे से कहा, एक काम कर, तू जा काम पर, हम इसे देखते हैं। बकवास बंद कर। मोटा गार्ड चिल्लाया, जो बोला है वो कर, फालतू की बहस मत कर जाए यहाँ से। उन दोनों गार्ड्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मोटे गार्ड ने अपनी कैप उतारी और साइड में फेंक दी और बेड पर पैर फैलाकर लेट गया। उसने दूसरे गार्ड से कहा, एक सिगरेट देना, कसम से लेटने में जो मजा है ना, मुझे छोड़ दो। मैं जोर से चिल्लाया, तुम मुझे लीगली डिटेन कर रहे हो, ये क्राइम है। मोटे गार्ड ने मुझे धमकी देते हुए कहा, अपना मुंह बंद रख। मुझे नहीं पता ये डिटेंशन क्या होता है, बॉस ने जो ऑर्डर दिया है मैं बस वही कर रहा हूँ। अगर तूने दोबारा चिल्लाकर मेरी नींद खराब की तो देख रहा है। उसने अपनी उंगली से अपने पैरों की तरफ इशारा किया। मैं अपने 1 हफ्ते से बिना धुले हुए मोजे तेरे मुंह में ठूंस दूंगा। वो जीत गया। उसकी धमकी सच में बहुत खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि मेरी आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि मुझे पता था कि वो सच में ऐसा कर सकता है।
दोनों गार्ड्स कमरे में लेटकर सिगरेट पी रहे थे। मैं डर के मारे कांपते हुए वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है या मुझे किसका सामना करना पड़ेगा। मैं बस शांति से वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में वो दोनों गार्ड्स बेड पर पड़े पड़े सो गए। मैंने भागने की कोशिश की पर मेरे हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे। मेरी सारी मेहनत बेकार थी। शायद 3 घंटे बीत गए या शायद 4। वो बंद दरवाजा अचानक खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दोनों गार्ड्स हड़बड़ाकर बेड से उठ खड़े हुए। शेन योचू 5 लोगों के साथ उस कमरे में एंटर हुई। उसके ठीक पीछे जो लड़की थी वो वही लड़की थी जिसने आज ऑर्डर दिया था। उस लड़की के बगल में वो लॉबी मैनेजर खड़ा था और आखिर में 2 और गार्ड्स थे। शेन योचू को अंदर आता देख वो सोते हुए गार्ड सीधे खड़े हो गए और बहुत रिस्पेक्ट से बोले, बॉस शन। शेन योचू ने फ्राउन करते हुए गार्ड से पूछा, इसे बांध कर क्यों रखा है? क्या आपने ही? लॉबी मैनेजर ने मोटे गार्ड को गुस्से से घूरा और चिल्लाया, इसे किसने बांधने को कहा? जल्दी खोलो इसे। मुझे आजाद करने के बाद शेन योचू ने अपने आसपास के लोगों से कहा, तुम सब बाहर जाओ, मेरे ऑर्डर के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। लॉबी मैनेजर ने चापलूसी करते हुए कहा, बॉस शन, ये लड़का बाहर जाओ। शेन योचू की आवाज में इतनी स्ट्रिक्टली कमांड थी कि किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सबके सब चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गए। शेन योचू ने कोल्डली मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी और युहाओ की क्या दुश्मनी है? कल उसने तुम पर इतनी बुरी तरह हमला क्यों किया? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? अब मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम युहाओ है। क्या तुम्हें अनजान बनने की जरूरत है? तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे क्यों मारा? शेन योचू ने मुझे इस तरह घूरा जैसे मैं कोई बहुत घटिया इंसान हूं। क्या तुम लोगों को रोज मारपीट करने में मजा आता है? क्या तुम बैठकर शांति से बात नहीं कर सकते? आज तुमने उसे मारा, कल वो तुम्हें मारेगा। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं जानती हूँ युहाओ का नेचर थोड़ा अग्रेसिव है और उसके दोस्त भी वैसे ही हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतनी छोटी सी बात पर हमेशा एक दूसरे की जान लेने पर क्यों उतारू रहते हो। मुझे समझ आ गया था। शेन यूचू मुझे भी उन गुंडों जैसा कोई स्ट्रीट गैंगस्टर समझ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मेरे पास टाइम नहीं है। शेन योचू ने बिना कोई रिस्पेक्ट दिखाए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रोका है ताकि मैं वार्निंग दे सकूं। आज के बाद आधी रात को युहाओ को परेशान करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सीधा मुझसे आकर मांग लेना, उसे डिस्टर्ब मत करना। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने शेन योचू की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे 3-4 घंटे से यहाँ बांध कर रखा है, मेरा आधा दिन खराब कर दिया, सिर्फ ये बकवास करने के लिए। शेन योचू ने पलटकर पूछा, तो और क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे और क्या बात करूंगी? डैम इट, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, अगर तुमने अपनी बात कह दी है तो अब मेरी बात सुनो। दोपहर को मैंने जो पहला लंच बॉक्स डिलीवर किया था वो तुमने खाया था ना? तो सुन लो, वो खाना मैंने आधा खाकर छोड़ा हुआ था। तुमने मेरा जूठा खाना खाया है और हाँ, मैंने उसमें थूका भी था। शिन योचो की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही सेकंड उसने अपना मुंह पकड़ा और वॉशरूम की तरफ भाग गई। जिंदगी में इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला था। मैंने अपना फोन उठाया और शान से अकड़ते हुए कमरे से बाहर निकल आया। कमरे के बाहर वो मैनेजर और गार्ड्स खड़े थे। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं पूरी टशन में वहां से निकल गया। जितना सोच रहा था उतना मजा आ रहा था। होटल से बाहर आया तो डिनर डिलीवरी का टाइम हो चुका था। मैंने ऐप ओपन किया ताकि डिलीवरी स्टार्ट कर सकूं, पर अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा था। मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। उन्होंने बताया कि मैं किसी चोरी के केस में सस्पेक्ट हूं, इसलिए कंपनी ने मेरा डिलीवरी अकाउंट टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। मतलब मेरी जॉब चली गई। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूं। मैं बस शांति से अपना काम करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं इन अमीरजादों के पंगे में कैसे फंस गया। मैं पलटा और कायदी इंटरनेशनल होटल की बिल्डिंग को घूर कर देखा। गुस्से से भरकर मैंने जमीन पर थूका, पर तभी होटल से गार्ड्स की एक पूरी टीम बाहर दौड़ती हुई आई। उसे पकड़ो, वो भागने ना पाए। बस एक बार थूकने पर मुझे पकड़ने आ गए। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे एक जोरदार किक मारी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गार्ड्स ने आकर मुझे दबोच लिया। इस बार वो मुझे होटल के अंदर नहीं ले गए, बल्कि खींचकर एक ब्लैक ब्यूइक GL8 बिजनेस कार में डाल दिया। अगले ही पल शेन यूचू आकर सेकंड रो की लेफ्ट सीट पर बैठ गई। मुझे रस्सी से बांधकर राइट सीट पर पटक दिया गया। उन्हें लग रहा था कि मैं भागने की कोशिश करूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए। थर्ड रो में 2 गार्ड्स बैठे थे और फ्रंट सीट पर भी एक। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने घबराते हुए शेन योचू की तरफ देखा और कहा, तुम क्या चाहती हो? मैंने सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा खाना खाया था, इसके लिए तुम मेरा मर्डर तो नहीं कर दोगी? बकवास बंद कर। शेन योचू ने मुझे एक डिस्गस्टेड लुक दिया। अगर तूने दोबारा उस खाने के बारे में कुछ बोला तो मैं अभी ने बोलकर तुझे चलती गाड़ी से बाहर फिकवा दूंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो तुमने? पहले ही मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मेरी जॉब भी चली गई, शेन योचू ने कोल्डली कहा।
तुम्हारी जॉब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर यूहाओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। वेट वेट, मैंने कंफ्यूजन में पूछा, ये यूहाओ है कौन? और उसे कुछ होता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? शन यूहाओ मेरा छोटा भाई है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई चोट पहुंचे। तुम्हारा भाई, ये सुनकर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। पर तुम्हारे भाई को चोट लगने या ना लगने से मेरा क्या कनेक्शन है? तुम्हारे दोस्त ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है। मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ ताकि उसे तुम्हारे बदले छुड़ा सकूं। होल्ड ऑन, मैंने शन यूचू को घूरते हुए पूछा। तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया गया है और तुम मुझे एक्सचेंज करने जा रही हो मेरे दोस्त से? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास इतने खतरनाक दोस्त भी हैं। वही जो कल रात तुम्हारे साथ था, कल रात चेन शाओजे। मैं शौक में था। चेन शाओजे ने अब क्या कर दिया? मेरा दिमाग फटने वाला था। कल रात ही तो बात खत्म हो गई थी ना। वो फिर से शेन यूहा के पास क्यों गए? क्या तुम्हें लगता है कि शेन यूहा के पास पैसे हैं इसलिए उसे आसानी से बुली किया जा सकता है? चेन शाओजे सच में ऐसा कुछ कर सकते थे? मुझे उन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं पूछा। रास्ते भर गाड़ी में शांति रही। हम शहर से होते हुए ईस्ट थर्ड रिंग रोड के बाहरी इलाके में पहुंच गए। आखिरकार गाड़ी एक पुराने वेयरहाउस के पास रुकी। वहां एक और ब्यूइक GL8 खड़ी थी और उसके पास चेन शाओजे की पुरानी संताना। दोनों गाड़ियों के बीच में एक जुगाड़ की टेबल बनी हुई थी। दो पुराने टायरों के ऊपर लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था। उसी टेबल पर कुछ कैन्स रखे थे, थोड़ा स्नैक रखा था और जमीन पर कम से कम 1 दर्जन खाली बियर की बोतलें पड़ी थीं। चेन शाओजे अकेले एक तरफ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ शेन यूहाओ और उसके 4 दोस्त। उन पांचों की हालत खराब थी। सबके चेहरे सूजे हुए थे और नाक मुंह से खून निकल रहा था। शेन यूहाओ का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। यह नजारा देखकर शेन यूचू से रहा नहीं गया। वो तुरंत गाड़ी से उतरे और भागकर उस टेबल के पास गई। उसने घबराते हुए पूछा, यूहाओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने मारा? तुम्हें यह पूछते वक्त उसकी नजरें चेन शाओजे पर थीं। चेन शाओजे ने शेन यूचू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मोटे गार्ड ने मुझे पीछे से किक मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। बाकी 2 गार्ड्स ने मुझे जमीन से उठाया और चिल्लाकर बोले, हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो वरना हम इसे मार देंगे। चेन शाओजे ने जब मुझे इस हालत में देखा तो वो थोड़े शॉक्ड हुए। उन्होंने फ्राउन किया पर कुछ नहीं बोले। वो अपना बियर का ग्लास रखकर खड़े हो गए। क्या चल रहा है? शन योचू ने चेन शाओजे को घूरते हुए पूछा। क्या तुमने मेरे भाई की यह हालत की है? कल रात बात खत्म हो गई थी ना। अब तुम क्या चाहते हो? दीदी रहने दो। शन युहाओ अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। गलती मेरी है। हम पांचों मिलकर भी इनसे नहीं जीत पाए। मैं इसी लायक हूं। अगर मैंने ये अपने कानों से नहीं सुना होता तो मैं कभी बिलीव नहीं कर पाता। शन युहाओ के वो 4 दोस्त बॉडी बिल्डर्स लग रहे थे। साइज में चेन शाओजे से काफी बड़े थे, पर चेन शाओजे ने अकेले ही उन पांचों को धो दिया था और वो भी इतनी बुरी तरह कि वो पूरी तरह हार मान चुके थे। शन योचू ने दर्द भरी नजरों से अपने हाथ से शन युहाओ के सूजे हुए चेहरे को छुआ और धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? शन युहाओ ने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मैंने पहली बार मार नहीं खाई है, पर पहली बार किसी ने मुझे इतना धोया है कि मैं हार मान चुका हूं। ये उनकी गलती नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ। चेन शाओजे ने शन युहाओ की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी बहन तो बहुत स्मार्ट निकली। उसने मेरे भतीजे को ही किडनैप कर लिया। चलो आज हिसाब बराबर हुआ। तुम मेरे भतीजे को छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ। आज की मेरी अपीयरेंस फी माफ, पर दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो मोटा गार्ड शन यूचू के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और बोला, बॉस शन, ये लोग बहुत उछल रहे हैं। मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इन्हें अभी मजा खाता हूँ। शन यूचू ने मोटे गार्ड को एक बहुत खतरनाक लुक दिया। फिर वो शन युहा की तरफ पलटी और बोली, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्या तुम आज ये सब क्लियर कर सकते हो? अब और ट्रबल क्रिएट मत करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। कब समझदार बनोगे? पापा जब गए थे तो उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। क्या तुम थोड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते? मुझे अकेले तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है और कंपनी भी संभालनी पड़ती है। क्या ये मेरे लिए आसान है? ये बोलते बोलते शनयोचू की आंखों में आंसू आ गए। शन युहाओ जब अपनी बहन को रोते हुए देखा तो वो घबरा गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे पता है मेरी गलती है। प्लीज दीदी रो मत। सब मेरी गलती है। कल रात जब मार खाई तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए आज मैं अपने दोस्तों को लेकर बदला लेने आया था। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतने खतरनाक हैं। हम पांचों मिलकर भी इनसे नहीं जीत पाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा। बस तुम रोना बंद करो प्लीज। हेलो, मैंने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। तुम लोग अपना फैमिली ड्रामा बाद में कर लेना, पहले मुझे तो खोलो। मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ। तुम लोग एक्सचेंज की बात कर रहे थे ना? मेरे चाचा ने तो तुम्हारे भाई को बांध कर भी नहीं रखा है। कम से कम अपनी साइड की डील तो पूरी करो। मुझे आजाद करो। शेन यूचू ने मोटे गार्ड की तरफ देखा। मोटे गार्ड ने तुरंत मेरी रस्सियां खोल दी। वो सच में अपने भाई की केयर करती थी। उसने पूछा, कल रात तुम इन्हें मारने क्यों गए थे? तुम अनजान बनने की एक्टिंग करना बंद करोगी? मैं जोर से चिल्लाया, तुमने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, फिर इसे मेरे घर भेजा मुझे पीटने के लिए,
और मेरा फोन तोड़ने के लिए। अब ये मत बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर शेन योचो पूरी तरह शॉक हो गई। वो 3 सेकंड तक मुझे बस घूरती रही। फिर उसने पलटकर शेन युहाओ को देखा। शेन युहाओ ने सिर झुका लिया और बोला, दीदी मेरी बात सुनो। शेन युहाओ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बहन से आंखें मिला सके। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस रात तुमने मुझे कॉल करके बोला था कि तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे तुम्हारी आईडी कार्ड वापस लाने जाना है। मुझे लगा कि कोई स्कैमर तुम्हें फंसा है और तुम्हारी आईडी लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर उसके घर गया और तुम्हारी आईडी जबरदस्ती ले ली। मुझे डर था कि उसके पास तुम्हारा फोन नंबर है और वो तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए जाते वक्त मैंने उसका फोन भी तोड़ दिया। शन युहा की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। और फिर कल रात जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। शन यूचू पूरी तरह हैरान थी। उसने मुझे देखा, फिर शन युहा को देखा जो डर के मारे अपने कपड़ों में छुपने की कोशिश कर रहा था। अब क्लियर हुआ। मैंने शन यूचू से पूछा, तुम्हारे पास तो मेरी बात सुनने का टाइम नहीं था ना, तो अब अपने भाई का एक्सप्लेनेशन सुन लिया। अब क्लियर है सब कुछ। क्या अब क्लियर हुआ? तुमने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, फिर अपने गुंडों से मुझे पिटवाया। आज तुम्हारे मैनेजर ने मुझे सबके सामने चोर बोला और अब डिलीवरी ऐप ने मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। मेरी जॉब चली गई। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? मुझे इस हालत में क्यों पहुंचाया? आई एम सॉरी। शेन्यूचू का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आवाज पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगी। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकती हो। ये बोलने के बाद मैं बहुत टशन में चिन शॉजी के पास गया। मैंने एक बियर की बोतल उठाई और एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया। खाली बोतल साइड में फेंक कर मैंने चंद शॉजी से कहा, देख कर नहीं लगता कि आप इतना मार सकते हो। चंद शॉजी ने बिना किसी घमंड के कहा, हाँ ठीक ठाक ही था। फिर वो खड़े हुए और शिनयूचू से बोले, लड़की तुम समझदार लग रही हो। मुझे समझदार लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तुम्हारी गाड़ी ने इसे टक्कर मारी, तुम्हारे लोग इसके घर गए, इसे पीटा और इसका फोन तोड़ा, और अब तुम्हारी वजह से मेरे भतीजे की नौकरी भी चली गई। तुम्हें इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। हम इतनी आसानी से यह सब सह कर चुप तो नहीं बैठने वाले। सही कहा न? शन योचू ने शर्मिंदगी के साथ पूछा, तो आप ही बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए? चंद जी ने थोड़ा सोचा और कहा, रहने दो। अगर तुमने इसे पैसे दिए तो ये वापस जाकर अपने पापा की ट्रीटमेंट में लगा देगा। इससे अच्छा तुम इसे एक जॉब दे दो। शिनयोचू ने तुरंत कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हमने दोनों ने एक साथ कहा। शिनयोचू ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हम अपनी कंपनी में खराब कैरेक्टर वाले लोगों को नहीं रखते। क्या मतलब? चिन शौजी ने बहुत डिससेटिस्फैक्शन के साथ पूछा। मेरे भतीजे का कैरेक्टर कैसे खराब है? शन योचू फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसने लाल चेहरे के साथ कहा, इसने मेरा खाना खाया और फिर अपना जूठा खाना मुझे दे दिया। हा 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 हा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं बहुत जोर से हंसा और चंद शौजी से बोला, चलो चाचा आप मेरी जॉब की टेंशन मत लो, डिलीवरी नहीं तो कुछ और कर लूंगा। मैंने शन योचू और शन यूहाओ की तरफ देखा और कहा, तो अब ये मैटर यहाँ खत्म हुआ ना? अब तो मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे दोबारा किडनैप तो नहीं करोगे? शन यूचू का चेहरा शर्म से और लाल हो गया। शन यूहाओ ने जोर से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सच में हार मान चुका हूँ। मैं सच में शाओजी भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे से कोई भी काम हो बस बता देना। चेन शाओजी ने शन यूहाओ को इग्नोर किया और मुझसे बोले, चल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उस खटारा सैंटाना में बैठ गया। चेन शाओजी सच में कमाल के इंसान है। मैं उन्हें क्या ही बोलूं। उन्होंने मुझे शहर में ड्रॉप कर दिया और पूछा, अब क्या प्लान है, क्या डिलीवरी कंटिन्यू करेगा? मैंने कहा, मेरा अकाउंट तो ब्लॉक हो चुका है तो डिलीवरी का काम तो अब खत्म। मैं कुछ और ढूंढ लूंगा, खुद को सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ। आखिरकार मैं 23 साल का एडल्ट हूँ। जाने से पहले उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें कॉल कर लेना। गाड़ी से उतरने के बाद मुझे अचानक से एक अजीब सा खालीपन फील होने लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले मैं सुबह से रात तक पागलों की तरह डिलीवरी करता था। घर पहुंचकर बस यही चाहता था कि जल्दी से नहा लूं और बेड पर गिर जाऊं ताकि अगले दिन फिर से वही काम कर सकूं। मैं हमेशा सोचता था कि काश एक दिन मुझे इतना काम न करना पड़े, और आज जब मुझे वो खाली टाइम मिल गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो रेंट का कमरा मेरे लिए सिर्फ सोने की जगह थी, उससे मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। इस वक्त मुझे उस छोटे से बंद कमरे में वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर वापस जाकर मैं क्या करूंगा। वो ठंडी दीवारें मेरे अकेलेपन को और बढ़ा देंगी। लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, सब अपने रास्ते जा रहे थे। मैं पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी के बैक गेट वाले फुटपाथ पर बैठ गया और उन चलते हुए लोगों को देखने लगा। यह शहर मुझे बहुत अकेला और ठंडा लग रहा था। तभी वो स्ट्रीट डॉग धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाया और फिर मेरे बगल में बैठ गया। दो अनजान रूहें जो एक ही तरह का अकेलापन शेयर कर रही थीं। 6:30 लिम यीफे मुझे दिखाई दी। उसके हाथ में अभी भी एक लंच बॉक्स था और वो सीधा मेरी तरफ आ रही थी।
वो कुत्ता उसे देखते ही खड़ा हो गया और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। लिन यीफे फुटपाथ पर आई। इस बार उसने मुझे घूरा नहीं। उसने चुपचाप वो बॉक्स खोला। उसमें कुछ बचा हुआ खाना था। उस कुत्ते को शायद इस रूटीन की आदत हो गई थी। वो सिर झुकाकर मजे से खाना खाने लगा। मैंने खुद से पहल करते हुए लिन यीफे से पूछा, क्या तुम रोज इसके लिए खाना लाती हो? लिन यीफे ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह मेरे ऑफिस के कॉलीग्स का बचा हुआ लंच है। इसे फेंकने से अच्छा है मैं इसे बुबू के लिए ले आऊं। उस रात शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम डिलीवरी बॉय हो ना? मैंने अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म देखी, खुद पर ही हंसा और कहा, इतनी कंप्लेंट्स आ गई कि अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। मैं डिलीवरी बॉय था, अब नहीं हूं। लिन यीफे ने थोड़ा हेजिटेट किया और खुद से अपोलोजाइज करते हुए बोली, आई एम सॉरी। उस दिन मेरा मूड खराब था, मुझे बिना पूछे तुम्हें बैड रिव्यू नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने नॉर्मल एक्ट करते हुए कहा, वो पुरानी बात है। लिन यीफे नीचे बैठी उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और मुझसे कैजुअली बात करने लगी। तो अब तुम कोई नई जॉब ढूंढोगे? हाँ, कल से जॉब हंटिंग स्टार्ट। तुम इस कुत्ते को जानते हो? इसका नाम बुबू है। ये पास के गांव का एक स्ट्रीट डॉग है पर बहुत समझदार है। लिन यीफे ने मुझसे थोड़ी देर और बात की। जब बुबू ने खाना खत्म कर लिया तो उसने अपने मुंह से वो बॉक्स और प्लास्टिक बैग उठाया और पास के डस्टबिन में डाल दिया। अपना कचरा साफ करने के बाद वो पूंछ हिलाता हुआ हमारे पास आया जैसे हमें बाय बोल रहा हो और फिर दूर भाग गया। मैंने और लिन यीफे ने बुबू को गली के मोड़ पर गायब होते हुए देखा और फिर हम साथ में सोसाइटी के अंदर गए। ये पहली बार था जब मैंने लिन यीफे से ठीक से बात की थी। मुझे पता चला कि वो भी हाल ही में ग्रेजुएट हुई है। हम दोनों ने उस कपल के बारे में बात की जो हमारे बगल वाले रूम में रहता है। जब से मैं शिफ्ट हुआ था मैंने उन्हें देखा ही नहीं था। लिन यीफे ने बताया कि वो भी उन्हें बहुत कम देखती है। शायद वो आसपास की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभार रात में आकर रुकते हैं और अगली सुबह जल्दी चले जाते हैं। मुझे अब समझ आ रहा था, उन्होंने ये रूम सिर्फ सेक्स के लिए रेंट पर लिया है, क्योंकि होटल का एक दिन का चार्ज कम से कम 100 रुपये होता है और यहाँ पूरे महीने का रेंट सिर्फ 1,000 रुपये है। ये उनके लिए बहुत सस्ता डील है। एक स्ट्रीट डॉग बुबू की वजह से मेरी और लिन यीफे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और हम फाइनली एक दूसरे से नॉर्मल बात कर पा रहे थे। अगली सुबह मैं 7:30 बजे उठा। आदत के हिसाब से मैंने अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म ढूंढी। जब मुझे यूनिफॉर्म मिली तब मुझे याद आया कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक तो अभी भी कायदी इंटरनेशनल होटल पे खड़ी है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी बाइक अभी भी कायदी इंटरनेशनल होटल में ही है। जब उन लोगों ने मुझे दबोचा था मेरी इलेक्ट्रिक बाइक वहीं रह गई थी। पर अब मैंने जल्दी से कपड़े पहने एक ऑटो पकड़ा और सीधा होटल की तरफ भागा। वहां गेट पर वही मोटा सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। मुझे देखते ही उसने अपनी लाठी घुमाई और बोला, ओए, तू फिर यहाँ क्या करने आया है? क्या तुझे फिर से मार खानी है? निकल यहाँ से। मैंने गुस्से में पूछा, मेरी बाइक कहाँ है? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, कौन सी बाइक? यहाँ तेरी कोई बाइक विक नहीं है, चल फुर्सत में निकल। पर कल तो वो यहीं खड़ी थी। क्या किसी ने उसे चोरी कर लिया? मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। वो मोटा गार्ड हंसने लगा, तुझे क्या लगता है ये इंटरनेशनल होटल है? तेरे कहने से तुझे फुटेज दिखा देंगे। तू है कौन? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मन किया उसे एक थप्पड़ जड़ दूं। वो मजाक उड़ाता रहा, अरे उस खटारे की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास जाएगा तो वो केस भी रजिस्टर नहीं करेंगे। पर तभी वो अचानक से सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शिन यूचू की वो वाइट रेंज रोवर सामने खड़ी थी। उसने शीशा नीचे किया और मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आने का बहुत शौक है? मैं अपनी बाइक ढूंढने आया हूँ जो कल यहीं थी और अब गायब है। वो मोटा गार्ड तुरंत मक्खन लगाने आ गया, मैडम आप इसकी बात मत सुनिए। उस टूटी हुई बाइक के लिए ये फुटेज मांग रहा है, पागल है ये। आप जाइए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। शिनयूचू ने उसे घूरकर पूछा, तुम क्या हैंडल करोगे? उसकी बाइक कहाँ है? गार्ड ने हंसते हुए बताया, कल की ड्यूटी वाले कह रहे थे कि उसे पुलिस वाले उठा ले गए। ये सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। तुम लोगों ने देखा कि मेरी बाइक ले जाई जा रही है, पर एक बार भी नहीं बोला। मैं यहाँ तुम लोगों के लिए डिलीवरी देने आया था और मेरी मदद करने के बजाय तुम तमाशा देख रहे थे। इंसानियत मर गई है क्या तुम लोगों की? वो मोटा गार्ड फिर मजाक उड़ाने लगा, अरे हम तेरी मदद क्यों करें भाई? पर शेन योचू ने उसे चुप कराया और कहा, इसे लिफ्ट तक ले जाओ और मेरे ऑफिस पहुंचाओ। इतना बोलकर वो पार्किंग की तरफ चली गई। वो मोटा गार्ड एकदम सन्न रह गया। क्या मैडम ने तुझे अपने ऑफिस बुलाया है? शेन यूचू का ऑफिस 29th फ्लोर पर था जहां जाने के लिए स्पेशल लिफ्ट थी। वो फ्लोर सिर्फ होटल के टॉप मैनेजमेंट के लिए था। गार्ड ने लिफ्ट के लिए एक्सेस दिया और मैं ऊपर पहुंच गया। वहां दरवाजे पर जनरल मैनेजर लिखा था। मैं दंग था, इतनी कम उम्र में वो जनरल मैनेजर बन गई, सच में कमाल है। पर फिर मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे, क्या उसने इस पोजीशन के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया होगा? खैर जो भी हो, वो ऑफिस मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ सबसे आलीशान नज़ारा था। शैन योचू ने अपने छोटे से कोट में खुद मेरे कॉफ़ी बनाई और पूछा, तुम्हारी बाइक कितने की थी? मुझे अचानक उसे छेड़ने का मन किया।
क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? क्या तुम्हें लगता है पैसा हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? वो बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं थी, 3 साल से वो मेरे हर सुख दुख की साथी थी। धूप हो या बारिश, वो मेरे साथ खड़ी रही। और तुम्हारे होटल की एक डिलीवरी ने उसकी जान ले ली। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? शेन यू चू अपनी कॉफी का मग लेकर अपनी टेबल से टिक गई और मुझे गौर से देखने लगी। उसने कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे उस बाइक के साथ तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता था। पर जो भी हो, मैं उसे वापस नहीं ला सकती। सीधा सीधा बताओ, तुम्हें कॉम्पेंसेशन में कितना पैसा चाहिए? पैसे के अलावा क्या तुम्हें कुछ और बात करना नहीं आता? वो बड़े एटीट्यूड में बोली, तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस इंसान के साथ मैं सिर्फ पैसे की ही बात कर सकती हूँ। मेरा कैरेक्टर, मैं बेबस था। उसने अपनी घड़ी देखी और कहा, टाइम वेस्ट मत करो, मेरी मीटिंग है। बोलो, कितने पैसे दूं? मुझे अचानक से एक जिद चढ़ गई और मैंने गुस्से में कहा, मुझे पैसे नहीं, अपनी वही बाइक चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। 8,000। मैं फिर भी चुप रहा। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 देती हूँ, अब तो खुश हो? उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें ब्लैकमेल करने आया हूँ? क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ? चुप करो। 20,000 ले लो। अगर अब भी नहीं चाहिए तो अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई और पीछे हटते हुए बड़े फिल्मी अंदाज में कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत बेबस है शिन्यूचू। तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसा है। तुम्हें क्या पता कि एक साथी को खोने का दर्द क्या होता है? तुम्हारे साथ फीलिंग्स की बात करना बेकार है। तुम अपने पैसों के साथ अपनी दुनिया में खुश रहो। अलविदा। मैंने टशन में पीछे मुड़कर चलना शुरू किया। रुको, वो पीछे से चिल्लाई, पछताओगे? तो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये 20,000 ले लो। नहीं चाहिए। मैं बाहर निकल आया, पर पीछे से उसने कहा, ठीक है तो समझो, मैंने तुम्हारा एक फेवर उधार रखा। जब भी तुम्हें कोई मदद चाहिए हो जो मेरे रूलों के खिलाफ ना हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरा नंबर याद रखना। होटल से बाहर निकलते ही मेरा मन किया कि खुद को एक थप्पड़ मारूं। मैंने टशन तो दिखा दी, पर 20,000 का चूना लगा लिया यार। इतनी बड़ी टशन दिखाने की क्या जरूरत थी? 20,000 कम नहीं होते। खैर, खुद को दिलासा देने के अलावा और कर भी क्या सकता था। रास्ते में मैंने फोन चेक किया तो मेरे स्कूल के दोस्त गाओ शू का स्टेटस दिखा। शुक्रिया मम्मी, 24 साल पहले मुझे जन्म देने के लिए। ये देखकर दिल को अच्छा लगा। गाओ शू मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों टॉपर थे स्कूल के बाद। उसने यून्नान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि घर में पैसे नहीं थे और पापा की बीमारी का इलाज चल रहा था। 4 साल पहले वो कुंडिंग आया पढ़ाई करने और मैं काम करने। शुरू में हम बहुत मिलते थे, पर फिर सर्कल्स बदल गए और कांटेक्ट कम हो गया। पर दोस्ती अभी भी थी। मैंने स्टेटस पर रिप्लाई किया, हैप्पी बर्थडे भाई। उसने तुरंत मैसेज किया, मो आज रात बर्थडे पार्टी में आ सकता है क्या? बहुत टाइम हो गया मिले हुए। मैंने कहा, हाँ, वैसे तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। उसने बताया कि वो अब इंटर्नशिप ढूंढ रहा है। मैंने पूछा कि वो आगे क्या करना चाहता है। उसने कहा कि उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है और अब किसी अच्छे होटल में मैनेजमेंट की जॉब ढूंढ रहा है। आज रात पार्टी में जरूर आना और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाना, देखें तो सही हमारी जान कैसी लाइफ जी रहा है। गर्लफ्रेंड मैं कहाँ से लाऊं? तभी मुझे शेन योचू का ख्याल आया। उसने कहा था ना कि वो मेरी मदद करेगी। क्या मैं उसे डिनर पे ले जा सकता हूँ? अगर मैं उसे गाओशू से मिलवा दूं तो शायद उसे काइडी इंटरनेशनल होटल में जॉब मिल जाए। आखिर शेन योचू वहां की जनरल मैनेजर है, कम से कम वो उसे रेकमेंड तो कर ही सकती है। मैंने शेन योचू को कॉल लगाया। उसने फोन उठाते ही पूछा, क्या अब तुम्हें उन पैसों की याद आ गई? क्या तुम नॉर्मल नहीं हो सकती? मैंने मजाक में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के कॉल करूंगा? वो हंसते हुए बोली, तो फिर और क्या काम है? तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरी मदद करोगी, तो बस आज रात तुम्हें मेरे एक दोस्त की बर्थडे डिनर पर चलना है। ये कोई गलत काम तो नहीं है ना? डिनर वो चौंक गई। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है? अगर नहीं आना तो मत आओ। पर फिर मैं यही समझूंगा कि शिन योचो की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम बस पैसों के पीछे भागना जानती हो। शायद उसे मेरी बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, इंतजार करो, मैं आऊंगी। पर उस खाने के बाद हमारे बीच का हिसाब बराबर हो जाएगा, मंजूर है? पर वहां जाकर मेरी बेइज्जती मत करना, बस एक दोस्त बनकर आना। ठीक है, रात को मिलते हैं। शन योचू मान गई थी और मैं खुश था। इतने सालों बाद गाओशू से मिल रहा था तो मैंने क्रेड एनवेलप खरीदा और उसमें 500 रुपए डाले। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था, पर मुझे लगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफी अमीर होते हैं तो कम पैसे देना अजीब लगेगा। शाम को जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो शेन योचू की वाइट रेंज रोवर पहले से खड़ी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली और उसने प्रोफेशनल अटायर पहना हुआ था। मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसने मुझे घूर कर पूछा, क्या देख रहे हो? तुमने ये नहीं बताया था कि क्या पहनना है और मेरे पास चेंज करने का टाइम भी नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, प्रोफेशनल कपड़ों में तुम बहुत एलिगेंट लग रही हो। उसने फिर अपनी नजरें घुमा ली। हम अंदर गए। गाओशू मेन सीट पर बैठा था। कमरे में करीब 15 लोग थे। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया और बोला, मोमो। आ गया भाई।
आजा यहाँ बैठ। उसने अपने पास वाले लड़के को हटने को कहा। मैंने उसे अपनी सिगरेट ऑफर की पर उसने मना कर दिया और अपनी चुनवा की तरफ इशारा किया। गाओशू ने सबको मेरा इंट्रोडक्शन दिया। ये है मोमो, मेरे स्कूल का सबसे जिगरी दोस्त, बहुत बड़ा टॉपर था। 600 से ज्यादा मार्क्स लाए थे इसने। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी, पुरानी बातें छोड़ भाई, हैप्पी बर्थडे। मैंने उसे वो रेड एनवलप दिया। उसने उसे हाथ में महसूस किया और बोला, अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो बस तुझे याद कर रहा था। खैर खाना मंगाते हैं। और ये तेरी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है इनका? शेन यूचू ने गर्लफ्रेंड वाली बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया और मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम शेन यूचू है। गाओशू ने बहुत गर्व से अपनी यूनिवर्सिटी और बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री के बारे में बताया। वो काफी कॉन्फिडेंट और प्राउड लगा था। बाकी सब भी अपनी बातों में मगन थे। तभी एक लड़के ने गाओशू को अपनी सिगरेट दी और कहा, मोमो अगर तूने पढ़ाई कंटिन्यू की होती तो आज तुझे डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना पड़ता। डिलीवरी बॉय गाओशू के पास बैठी एक लड़की ने बड़े अजीब से टोन में पूछा, क्या ये सच है कि तुम लोग कस्टमर का खाना चोरी करके खाते हो? इंटरनेट पर बहुत खबरें आती हैं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, खाना चोरी करना तो छोटी बात है, मैंने तो वीडियो देखी है जिसमें डिलीवरी वाले लिफ्ट में सूप में थूक देते हैं। ये लोग बहुत अनहाइजीनिक और इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसके पास कोई ढंग की जॉब नहीं होती वही ये सब काम करता है। मेरी गर्दन शर्म से झुक गई, मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी एक लड़की ने शेन यूचू की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम भी डिलीवरी करती हो? शेन यूचू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं और चेनेमो साथ में काम करते हैं, हम कोलीग्स हैं। वो लड़कियां हैरान रह गईं। ओ माय गॉड, इतनी मेहनत और धूप में काम करके भी तुमने अपनी स्किन को इतना मेंटेन कैसे रखा है? हमें तो जलन हो रही है। शिनयोचू बस मुस्कुराती रही। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वो जनरल मैनेजर है। उसे उन नासमझ लड़कियों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गाओशू को थोड़ा बुरा लगा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई बुरा मत मानना, वो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैंने बस एक मुस्कान दी और कहा, मैं समझ सकता हूँ, पर सच तो यह है कि कुनमिंग में रहकर मैंने बहुत कुछ देखा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खाने और बातों के बीच गाओशू ने पूछा, तेरे पापा की तबीयत कैसी है? क्या किडनी ट्रांसप्लांट का कोई चांस है? ये सुनते ही मेरा मन भारी हो गया। मैंने शराब का पूरा ग्लास एक बार में पी लिया और कहा, कोई उम्मीद नहीं है भाई, ट्रांसप्लांट में लाखों का खर्चा है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऊपर से मैचिंग डोनर मिलना भी मुश्किल है। अभी बस रेगुलर डायलिसिस चल रहा है, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। यार 600 से ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी तूने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? गाओशू ने पूछा। मुझे याद है पूरे स्कूल ने तेरे लिए चंदा भी जमा किया था ताकि तू पढ़ाई कर सके। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो सारे पैसे मैंने पापा के इलाज में लगा दिए। तुझे पछतावा नहीं होता? अगर तू कॉलेज गया होता तो आज तेरी लाइफ कुछ और होती। मैंने अपना सिर हिलाया और गाओ शू की दी हुई सिगरेट जलाते हुए कहा, अगर मुझे 100 बार भी मौका मिले ना तो भी मैं वो पैसे पापा के इलाज में ही लगाऊंगा। गाओ शू के दूसरी तरफ बैठी एक लड़की ने मुझे लेक्चर देना शुरू किया। तुम कितने नासमझ हो, तुम्हें वो पैसे अपनी पढ़ाई में लगाने चाहिए थे। हमारी तरह किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, डिग्री लेते, तो आज तुम्हारे पास जॉब के बहुत ऑप्शंस होते। कम से कम आज सिर्फ डिलीवरी तो नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी डिलीवरी के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तब तक चुप बैठी शिनयोशु ने आखिरकार बोलना शुरू किया, किसी को भी बिना जाने जज मत करो, और हर सिचुएशन का आंसर वही नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। उस लड़की ने आंखें घुमाई। गाओशू ने उसे रोकते हुए कहा, लियू कियान बस कर। मोमो के पापा बहुत सालों से बीमार हैं, उसकी माँ घर पे पापा की देखभाल करती है। अब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोमो पर ही है। लियू चियान ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, छोटी सोच। मैं क्या ही बोलता, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास कांप रहा था। अचानक मुझे अपने हाथ पर एक बहुत सॉफ्ट और वार्म टच फील हुआ। मैंने मुड़कर देखा, शेन यूचू मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत सॉफ्टनेस थी। लियू चियन ने हम दोनों को अजीब नजरों से देखा और फिर गाओशू से पूछा, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें जो रिज्यूम्स भेजने को कहा था भेजे? तुमने? मुझे तो इंटरव्यू की कॉल भी आ गई तुम्हारी। आई गाओशू ने थोड़ा शो ऑफ करते हुए अपना फोन निकाला और लियू चियन के सामने किया, ये देख, इंटरव्यू का मैसेज आज दोपहर को ही आया है, कल सुबह जाना है। मजा आ गया। लियू चियन खुशी से उछल पड़ी और उसने सबके सामने गाओशू को किस कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों को इस होटल में जॉब मिल जाएगी। सामने बैठी एक लड़की ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों को इतने खुश क्यों हो? लियू कियन ने बहुत प्राउडली बताया, मैंने और गाओशू ने साथ में रिज्यूम भेजे थे और अब उस होटल ने हमें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जो होटल हमें सबसे ज्यादा पसंद था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, चीयर्स। सबने अपने ग्लास उठाए और खुशी मनाने लगे। अच्छी एजुकेशन होने का यही फायदा है, तुम अपनी पसंद की जॉब चूज कर सकते हो। गाओशू ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी कंपनीज के ऑफर्स ठुकरा दिए। लियू कियान, ऑल द बेस्ट। डिनर के बाद सबने केटीवी कैरोकी बार जाने का प्लान बनाया। रेस्टोरेंट से केटीवी करीब 2 किलोमीटर दूर था।
बाहर निकलते वक्त उसकी यूनिवर्सिटी के दोस्त आगे चल रहे थे और मैं और शन योचू सबसे पीछे। मैंने धीरे से शन योचू से कहा, डिनर खत्म, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू अपना वादा निभाने के लिए। शन योचू ने धीरे से पूछा, क्या तुम इनके साथ केटीवी नहीं जा रहे? मैंने सिर हिलाया, कोई बहाना बनाकर निकल लूंगा। इनके साथ मेरा कोई कॉमन टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। शन योचू ने हल्का सा पाउट किया और बोली, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। रेस्टोरेंट के बाहर गाओ शू ने 3 टैक्सीज रुकवा ली थी। पहली में 4 लोग बैठे, दूसरी में 2 और एक कपल बैठने ही वाला था और तीसरी टैक्सी बची थी। हम 5 लोग बचे थे, मैं, शन योचू, गाओ शू, लिू कियन और एक अनजान लड़का। लिू चियन ने शन योचू से कहा, हम पांचों एक में एडजस्ट कर लेते हैं, ड्राइवर को बोल देंगे। पास में ही तो जाना है, शन योचू ने एक पोलाइट स्माइल के साथ कहा। मैं और चेन एमओ अभी केटीवी नहीं जा रहे, हमें कुछ काम है, हम फिर कभी ज्वाइन करेंगे। अभी जा रहे हो? गाओशू थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा था। आ जाना भाई, इतने टाइम बाद तो मिले हैं। लिू चियन ने धीरे से गाओशू को चुटकी काटी और बोली, रहने दो, फोर्स मत करो उसे, अभी रात का टाइम है, ऑर्डर्स अच्छे मिलेंगे उसे, उसका टाइम वेस्ट मत करो। मैंने गाओशू से कहा, फिर कभी चलते हैं भाई, वैसे भी मैं कुनमिंग में ही हूँ, मिलते रहेंगे, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, गाओशू ने बेमन से कहा। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी रोक दूं, संभल कर जाना, टैक्सी की जरूरत नहीं है, मैंने पी नहीं है। ये बोलते हुए शनयोचू ने अपनी कार की कीज का बटन प्रेस किया। पास ही खड़ी व्हाइट रेंज रोवर के इंडिकेटर्स ब्लिंक हुए। शनयोचू ने गाओशू को वेव किया और बोली, बाय फैक्टोरियल। गाओशू और लिू क्यान के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। मैं और शन योचू उस रेंज रोवर की तरफ चल दिए। कार का दरवाजा खोलते वक्त मुझे पीछे से लिू क्यान की बहुत ही जलस और कड़वी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा मजेदार है, पक्का किसी की गाड़ी मांग कर लाया होगा शो ऑफ करने के लिए। आगे उसने क्या बोला मुझे नहीं पता। मैं शन योचू की गाड़ी में बैठ चुका था। मैंने सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। मुझे अपना फ्यूचर कहीं नजर नहीं आ रहा था और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब जिंदगी का बोझ इतना बढ़ जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, तो आप सिर्फ अंधेरे में बैठकर अपने दिल को रोता हुआ देख सकते हो। मैं नहीं चाहता था कि शनयोचू मुझे रोते हुए देखे। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर लिया ताकि हवा से आंसू सूख जाएं। गाड़ी पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी की गेट पर आकर रुकी। मैं बाहर निकला और शनयोचू को बाय बोला। जैसे ही मैं जाने लगा उसने मुझे आवाज दी, चेन मो, क्या अब भी मेरा कोई उधार बाकी है तुम पर? मैं रुका, पीछे मुड़ा और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, अब कोई उधार नहीं। गुड। शिन योचू के चेहरे पर एक रिलैक्स स्माइल आ गई। उसने बहुत शांति से बाय बोला और चली गई। घर पहुंचा तो लिन येफे लिविंग रूम में फोन पर बात कर रही थी। वो बार बार फोन पर किसी से माफी मांग रही थी। मुझे देखकर उसने आंखों ही आंखों में हेलो बोला। मैंने भी रिस्पॉन्स दिया और नहाने चला गया। जब मैं बाहर आया तो वो सोफा पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, वो रो रही थी। मैंने टेबल से 2 टिश्यूज निकाले और उसे दे दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दूं। सच कहूं तो शायद मुझे खुद दिलासे की ज्यादा जरूरत थी। लिन यीफे ने टिश्यूज लिए और हल्का सा सिर हिलाकर थैंक यू बोला। क्या बकवास शहर है, क्या बकवास जिंदगी। मैंने कुछ बियर्स पी और खुद को सुला लिया। अगले दिन दोपहर तक सोता रहा जब फोन की रिंग ने मुझे जगाया। मैंने स्क्रीन भी नहीं देखी और अपनी डिलीवरी बॉय वाली आदत से सीधा फोन उठाया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से शेन योचू की आवाज आई, अभी तक सो रहे हो? इतने आलसी कैसे हो सकते हो? तुम क्या है? मैंने नींद में ही पूछा। मेरे सोने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम ऑफिस आओ, वहीं बात करते हैं। अगर नहीं आना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है। मैंने कुछ सेकंड सोचा और बोला, ठीक है, 30 मिनट में आ रहा हूँ। बस अपने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल देना कि दरवाजा खोल दें, खासकर उस मोटे वाले को, वरना मुझे काट खाएगा। शन योचू हंसने लगी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे सच में तुम्हें कुत्तों ने काटा हो। 10:30। मैं शन योचू के ऑफिस में था। वो अपनी टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। मैं उसकी टेबल के पास गया, दोनों हाथ टेबल पर रखे और पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो मुझे सॉल्व करनी है? शन योचू ने माउस छोड़ा, चेयर पर पीछे की तरफ लीन किया, हाथों को फोल्ड किया और मुझे देखकर बोली, आज एचआर डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का इंटरव्यू है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज के लिए तुम एचआर मैनेजर बनोगे और उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लोगे। क्या? मैं हैरान रह गया, तुम मजाक कर रही हो? मैं इंटरव्यू लूंगा, हाँ। शन योचू ने बहुत सीरियसली कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, कैंडिडेट्स आ चुके हैं, अगर तुम रेडी हो तो अभी इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो। मेरी असिस्टेंट शाओरू तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी। इंटरव्यू लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें उन कैंडिडेट से बात करनी है। जो सही लगे उसे प्रोबेशन पीरियड के लिए सिलेक्ट कर लेना और जो सही ना लगे उसे रिजेक्ट कर देना। सब कुछ तुम्हारी फीलिंग पर डिपेंड करता है। मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इंटरव्यू क्यों दिलवा रही हो। क्या तुम्हारा कोई स्पेसिफिक प्लान है? शन योचू के चेहरे पर एक बहुत ही मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो खड़ी हुई और बोली, जाओ, शाओरू तुम्हें इंटरव्यू रूम में ले जाएगी। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है।
मैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ शाहरू के पीछे पीछे इंटरव्यू रूम में गया। टेबल पर 4 रिज्यूमेज रखे थे। शाहरू ने बताया फर्स्ट राउंड में सिर्फ यही 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पर कंपनी को आखिर में सिर्फ 2 लोगों की ही जरूरत है। आप पहले इनकी डिटेल्स देख लीजिए, मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ। आखिर में किन 2 को सेलेक्ट करना है ये डिसीजन आपका होगा। ये बॉस शैन के ऑर्डर्स हैं। मैंने पहली फाइल खोली। 26 साल 2 साल का होटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजनीतिक साइंस एंड लॉ से ग्रेजुएट। दूसरी फाइल बिजनेस मैनेजमेंट से ग्रेजुएट एक लड़की की थी। एजुकेशन में कुछ खास नहीं था, पर उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत हम्बल और सिंपल था। जब मैंने तीसरी फाइल खोली तो मेरे होश उड़ गए। वो रिज्यूम गाउशू का था। मुझे अचानक कुछ रियलाइज हुआ और मैंने जल्दी से चौथी फाइल खोली। उस पर लियू कियान की फोटो लगी हुई थी। कल रात डिनर पर वो दोनों कितने एक्साइटेड थे। जब उन्हें इंटरव्यू का मैसेज आया था तो वो कायदी इंटरनेशनल होटल था और शन योचू ने मुझे उनका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है। उसका क्या प्लान है, मैंने कुछ सेकंड्स तक सोचा और मुझे शन योचू का पर्पस समझ आने लगा। थोड़ी देर बाद शाहरू वापस आई और पूछा सबरी है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा हाँ, उन चारों को एक साथ भेज दो। एक साथ शाहरू थोड़ी सरप्राइज हुई। उसकी आंखों में एक हल्का सा डाउट था, जैसे वो सोच रही हो कि मुझे इंटरव्यू लेना आता भी है या नहीं। मैंने फर्म आवाज में कहा हाँ, चारों को एक साथ अंदर बुलाओ। जब मैंने इतने कॉन्फिडेंटली बोला तो शाओरू ने कोई सवाल नहीं किया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो चारों कैंडिडेट्स उसके पीछे थे। उन चारों के सामने शाओरू ने इंट्रोडक्शन दिया। ये हमारे एचआर डायरेक्टर मिस्टर चैन है। आज का फाइनल डिसीजन यही लेंगे कि किन 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो मेरी बाईं तरफ वाली चेयर पर बैठ गई और कंप्यूटर पर नोट्स लेने लगी। मोमो। गाओशु ने शौक में मेरा नाम पुकार लिया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैंने स्माइल करते हुए नोट किया। मैंने उन चारों को देखा। लियू कियान के चेहरे पर जो खुशी थी वो छुपाई नहीं छुप रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो सिलेक्शन पक्का है। मैंने थोड़ा प्रोफेशनल बनने की एक्टिंग की और कहा प्लीज बैठिए। मैंने आप सबके रेज्यूमेज देखे हैं। इतने राउंड्स क्लियर करके यहाँ तक पहुँचना प्रूफ है कि आप सब काफ़ी केपेबल हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी आपकी कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं है। कंपनी के पास सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। लियू कियान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो फिर पक्का मेरा और गाओ शू का ही सिलेक्शन होगा। यह सुनकर उस दूसरे लड़के ने उसे बहुत गुस्से से घूरा। गाओ शू ने जल्दी से लियू चियान का हाथ खींचा और धीरे से बोला चुप रह। और फिर उसने उस लड़के से माफी मांगी। पर वो दूसरी लड़की बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने लियू चियान की बात सुनी ही ना हो। मैंने पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट पिया और कहा इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 रुपए है और आपके पास रेंट के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, गांव में एक छोटा सा कमरा रेंट 500 रुपए। दूसरा, सिटी में एक शेयरिंग अपार्टमेंट रेंट 1,000 रुपए। और तीसरा, सिटी में एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट रेंट 2,500 रुपए। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लियू कियन ने तुरंत जवाब दिया मैं 2,500 वाला इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट लूंगी। मुझे अच्छी सोसाइटी और प्राइवेसी चाहिए। और तुम? गाओशू ने अपना सिर खुजाया और बोला मैं सिटी में शेयरिंग अपार्टमेंट लूंगा। फिर मैंने उस तीसरी लड़की की तरफ देखा। उसका नाम बाई पेपे था। मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी, बहुत सॉफ्ट और जेंटल थी। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहा मैं शेयरिंग अपार्टमेंट चूज करूंगी क्योंकि लिविंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपार्टमेंट शेयर करेंगे उनका इनकम लेवल और माइंडसेट भी मेरे जैसा ही होगा, तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं और नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। शेयरिंग बेटर ऑप्शन है। आखिर में उस लड़के ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया मैं गांव में 500 वाला कमरा लूंगा। 5,000 की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो रेंट पर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं वो पैसे नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स बनाने में यूज करूं। चारों ने अपने आंसर्स दे दिए। मैंने शाहरू की तरफ देखा और कहा आज का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। शाहरू ने मुझसे पूछा तो फाइनल सिलेक्शन किसका हुआ कल सुबह अनाउंस करेंगे। आप सब जा सकते हैं, कल मॉर्निंग में कॉल आ जाएगी। शाहरू खड़ी हुई और बोली थैंक यू एवरीवन। डायरेक्टर चेन के अकॉर्डिंग आज का इंटरव्यू ओवर हो चुका है। फाइनल सिलेक्शन कल मॉर्निंग में कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा। प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। शाहरू आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे वो लड़का था और फिर बाई पे। लियू चैन जब जाने लगी तो वो अचानक से मेरी टेबल के पास आई और बहुत एक्साइटेड होकर बोली मोमो, तुम डिलीवरी बॉय नहीं हो क्या? तुम यहाँ एचआर मैनेजर कैसे बन गए? ये तो कमाल हो गया। तो क्या मैं और गाओशु अगले हफ्ते से जॉब स्टार्ट करते हैं? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। गाओशु ने लियू चैन का हाथ पकड़ा, चैन चैन चलो। फिर उसने मुझसे कहा मोमो आज रात को फ्री है क्या? कल तू बहुत जल्दी चला गया था, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। कब खत्म होगी ड्यूटी में आ जाऊंगा, रात को पार्टी करते हैं।
मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त लिू चैन ने गाओ शू का हाथ पकड़ा और बहुत प्राउड फील करते हुए बोली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारा दोस्त कायदी होटल में एचआर डायरेक्टर है। मोमो तो बहुत सक्सेसफुल है, हमें उससे कांटेक्ट में रहना चाहिए। जब वो चारों चले गए तो मैं चेयर पर बैठकर थोड़ी देर सोचता रहा। फिर मैं उठकर शन यूचू के ऑफिस गया। जब मैं अंदर गया तो वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रही थी। मुझे स्क्रीन से अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। मुझे देखकर शन योचू ने स्माइल की और कहा, गुड जॉब मो, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। हाउसिंग चॉइसेस से किसी के माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैंने फ्राउन करते हुए पूछा, तुम सब देख रही थी? शन योचू ने अपनी स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। मैं लाइव फीड देख रही थी और अब रिपीट देख रही हूँ। पता चला कि उस इंटरव्यू रूम में कैमरास लगे हुए थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं था? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि शिन योचो ने खुद ही एक्सप्लेन किया, गलत मैथ समझना, हमारे इंटरव्यू रूम्स में हमेशा कैमराज ऑन रहते हैं। कई बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो एचआर टीम एक बार में डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को बार बार देखना पड़ता है फाइनल डिसीजन नहीं के। मैंने हाँ में सिर हिलाया। शिन योचो ने स्माइल करते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमें किन दो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, बाय पेपे और गाओ शू? रीजन, अगर तुमने लियो चियन को सिलेक्ट नहीं किया तो क्या तुम्हारा दोस्त गाओ शू तुमसे नाराज नहीं होगा? मैंने अपनी आदत के हिसाब से पॉकेट से सिगरेट निकाली और होठों के बीच दबा ली। जब मैं उसे लाइट करने वाला था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शेन यूचू के ऑफिस में हूं। मैंने क्विकली लाइटर वापस पॉकेट में रख लिया। शेन यूचू ने कहा, इट्स ओके, मुझे स्मोक की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। मैंने सिगरेट लाइट की और शन यूचू से कहा, मैं समझ गया कि तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया था। थैंक यू, तुमने मुझे एक चांस दिया, पर मैं पर्सनल रिलेशंस की वजह से कंपनी का नुकसान नहीं कर सकता। लिू कियान, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। लिू चियन बहुत घमंडी है और उसमें मैनर्स की कमी है, वो सीखने के लायक नहीं है। बाय पेपे एक अच्छी कैंडिडेट है, उसके रिज्यूमे और बातों में शालीनता है और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अप्रोचेबल है। गाओ शू के पास एक्सपीरियंस कम है पर उसकी वैल्यूज़ एकदम सही हैं। पर्सनल रिलेशंस को साइड में रखकर कहूँ तो मैं तुम्हें उसे रखने की सलाह दूंगा। रही बात लिू कियान को ना रखने से गाओ शू के नाराज होने की, तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारी भलाई का फायदा उठाकर तुम्हारी कंपनी का नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सबके सामने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए। आखिर में किसे रखना है ये डिसीजन अब तुम्हारा है। शन यूचू चेयर पर पीछे लीन हुई और मुझे देखते हुए बोली, आज सुबह रिज्यूम देखने के बाद मैं हैरान थी कि ऐसी इत्तेफाक कैसे हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम खुद इंटरव्यू ले सको। तुमने देख ही लिया कि कैसे कल के डिलीवरी बॉय से आज के एचआर डायरेक्टर बनते ही लोगों का एटीट्यूड बदल गया। ये दुनिया बहुत रियलिटी और दिखावे से भरी है। मैं तुम्हारी अच्छी नीयत समझता हूँ, तुमने मुझे मेरे दोस्तों के सामने इज्जत दिलवाई पर मुझे एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गाओ शू और लिू कैन को लग रहा है कि उनकी जॉब अब मेरे हाथ में है, ये बहुत ऑकवर्ड है। शन यूचू ने बेपरवाही से कहा, अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो दोनों को रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी होटल में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एक लिू क्यान से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। मैंने उसकी तरफ देखा, समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम खुद ही देख लो, मैं जा रहा हूं, मुझे इस पंगे में मत फंसाओ, मैं तुम्हारे साथ ये गेम नहीं खेलूंगा। रुको। शेन योचू ने पीछे से आवाज दी, अगर तुम्हारा बचपन का दोस्त ये नहीं समझ सकता कि तुमने लिू कियन को क्यों नहीं चुना और इस बात पर तुमसे रिश्ता तोड़ देता है, तो ऐसे दोस्त के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। वो खुद जानता होगा कि लिू कियन कैसी है। और तुम्हें क्या लगता है गाशु जैसी नेक्स्ट सोच वाला लड़का लिू कियन जैसी दिखावे वाली लड़की के साथ कभी खुश रहेगा? खैर, उनकी पर्सनल लाइफ पर बोलने का हमें हक नहीं है, पर उसके कैरेक्टर के बारे में तुम्हें अपने दोस्त को एडवाइस जरूर देनी चाहिए। मैं खड़ा रहा, उसकी बातें सुनता रहा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, अगर काम शुरू किया है तो उसे अंजाम तक पहुंचाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम बीच में छोड़कर भाग जाओ, जैसे कल मैं उस बोरिंग डिनर पर तुम्हारे साथ आखिर तक की थी। कल इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें अनाउंस करना होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं गाओ शू और लिू कियान दोनों को जॉब दे दूंगी ताकि तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी नाक बची रहे। शनयूचू की इस मदद ने मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन दोनों का सामना कैसे करूंगा। मैं लिू कियान को इग्नोर कर सकता था, पर मैं गाओ शू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शाम के 4:30 गाओ शू का कॉल आया। उसने पूछा कि मैं ड्यूटी से कब फ्री हो रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि काम हो गया है। वो बहुत खुश था और आज रात जमकर पीने का प्लान बना रहा था। मैंने उसे पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाया। आज का डिनर मेरी तरफ से। गाओ शू ने कहा कि वो बस पहुंचने ही वाला है। मुझे नहीं पता था कि आज रात क्या होगा, 10 साल पुरानी दोस्ती टूट जाएगी या और मजबूत होगी।
सच तो ये है कि इन सालों में हम दोनों बहुत बदल चुके हैं, हमारे सर्कल्स अलग हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करूं, बस दिल में दुआ कर रहा था कि सब ठीक रहे। 5:30 बजे गाओशू और लिू क्यान रेस्टोरेंट पहुंच गए। उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपनी दोस्ती भी बचाना चाहता था और शॉन योचू के ट्रस्ट को भी नहीं तोड़ना चाहता था। मैं एक बहुत बड़ी कशमकश में फंस चुका था। मोमो, बहुत वेट करवाया क्या? गाओशू ने चेयर खींची और पहले लिू कियान को बैठने का इशारा किया, फिर खुद उसके बगल में बैठ गया। उसने बहुत इज्जत से पूछा, क्या तुम यहीं पास में रहते हो? मैंने उसे एक सिगरेट ऑफर की और पास वाली सोसाइटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, पेरिस स्प्रिंग में रहता हूँ, पास ही है। लिू चियन ने बाहर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, इस सोसाइटी की ग्रीनरी तो बहुत अच्छी है, रेंट भी काफी ज्यादा होगा। कल तो तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम डिलीवरी बॉय हो। तुम भी ना। क्या तुम्हें डर था कि गाओ शू तुमसे कोई मदद मांगेगा? ऐसी बातें मत करो। गाओ शू ने उसे टोका, मोमो वैसा इंसान नहीं है। मैं बस एक फीकी मुस्कान दे पाया। मैं सच में वैसा नहीं था। क्या मैंने मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ऑर्डर करो भाई, आज दावत मेरी तरफ से है। गाओ शू मुस्कुराया और बोला, फिर तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मेरा भाई कायदी इंटरनेशनल होटल का एचआर डायरेक्टर जो बन गया है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं भाई। खाना आने के बाद उन दोनों की बातें सिर्फ और सिर्फ कायदी होटल के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो मुझसे वहाँ के माहौल, सैलरी और कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे। मुझे खुद उन सवालों के जवाब नहीं पता थे, तो मैं बस बात टालने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों समझ गए थे कि मैं टॉपिक बदल रहा हूँ। माहौल में एक अजीब सा खिंचाव, ऑकवर्डनेस आ गया था। आखिरकार लिू कियन से रहा नहीं गया। उसने अपने कांटे फोक से प्लेट पर आवाज करते हुए एक अजीब सुर में कहा, गाओशू, मुझे लगता है मोमो नहीं चाहता कि तुम कैदी में काम करो। ऐसा मत सोचो। मैंने बात संभाली, तुम सिलेक्ट हो गए या नहीं, ये पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। झूठ मत बोलो। ल्यूक चेन ने जोर देकर कहा, आज इंटरव्यू तुमने ही लिया था, और वो असिस्टेंट शाओरू, वो तो बॉस शन की खास है। उसने खुद कहा कि सब डायरेक्टर चेन के हाथ में है, तो अब तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं तो जैसे धर्म संकट में फंस गया था। गाओशू ने बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखा और कहा, मोमो, ये जॉब हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनमिंग में और भी 5 स्टार होटल्स हैं, पर हमारे करियर के लिए कायदी सबसे बेस्ट है। पर क्यों? मैंने उसे हैरानी से देखा। बाकी होटल्स को छोड़कर कायदी ही क्यों? गाओशू ने थोड़े रहस्यमयी अंदाज में बताया, तुम वहाँ काम करते हो। तुम्हें तो पता ही होगा, कायदी ग्रुप के पुराने बॉस शेन देजोंग की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। कहते हैं कि अब कायदी का सारा बिजनेस शेन देजोंग की लेजिटिमेट सौतेली बेटी संभाल रही है। वो अपनी नई टीम बनाने के लिए बड़े चेंजेस कर रही है, ताकि अपनी पावर सेटल कर सके। ऐसे में उसे फ्रेशर्स की बहुत जरूरत है। हम इसीलिए कायदी जाना चाहते हैं। आखिरकार उथल पुथल के वक्त में ही असली हीरो बाहर आते हैं। मैं और क्यान चियान अपनी किस्मत आजमा चाहते हैं। एक शांत कंपनी से अच्छा है कि हम ऐसी जगह काम करें जहां कंपटीशन हो, ताकि हम अपनी वैल्यू दिखा सकें। मैं उसके एम्बिशन को समझ सकता था। यह अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका था। पर मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा था कि मैं लियू कियान जैसी लड़की को हायर करूं। मैंने बहुत संभल कर कहा, कभी भी शांति से काम करना भी अच्छा होता है, पंगेबाजियों से दूर। मोमो गाओशो ने बहुत सीरियसली मेरी तरफ देखा। अगर हो सके तो प्लीज मुझे और कियन चेन को सेलेक्ट करवा देना। आई एम काउंटिंग ऑन यू। उस रात मैंने उसे कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, बस इतना कहा कि कल सुबह कॉल का वेट करना। मुझे याद आया वो वेयरहाउस वाला मंजर, जब शेन योचो ने अपने भाई से कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो गाओशो जिस बेटी की बात कर रहा है वो शेन योचो ही है। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त मैंने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया। लियू चेन को ये बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि एक डायरेक्टर लेवल का बंदा झूठा खाना पैक क्यों करवा रहा है। अगर मैं उसे बताता कि ये बू उस कुत्ते के लिए है तो वो शायद मुझ पर हंसती। घर पहुंचा तो देखा लिन यिफे अपने रूम में कंप्यूटर पर काम कर रही थी। वो एक सेक्सी स्ट्रैप वाला टॉप पहनकर बैठी थी। मैं बालकनी में गया और शेन योचू को कॉल किया। उसने फोन उठाते ही पूछा, इतनी रात को क्या काम है? फिर से वही जॉब की बात। हाँ, आज गाओ शू और लिू चेन ने मुझे डिनर पर बुलाया था। तुम समझ सकती हो उन्होंने क्या कहा होगा। देखो, अब ये मजाक बहुत हो गया। तुमने इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देखी है, तुम जानती हो कि कौन बेस्ट है। गाओ शू और बाय पीपी सबसे फिट कैंडिडेट्स हैं। तो प्लीज अब ये कंफ्यूजन खत्म करो। शेन योचू ने बहुत नाराजगी भरे लहजे में पूछा, चेन एमओ, मैंने तुमसे जो वादा किया था, क्या मैंने उसे निभाया? तुमने कहा डिनर पर चलो, मैंने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। मुझे वो महफिल पसंद नहीं थी, फिर भी मैं आखिर तक रुकी। लोगों ने मुझे डिलीवरी गर्ल समझा, पर मैंने सब सहा, क्योंकि मैंने तुमसे जुबान दी थी। और अब मैंने तुम्हें एक काम सौंपा और तुम बीच में ही हार मान रहे हो। प्लीज यार, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम बस मेरा बदला लेना चाहती थी और मैं तुम्हारी नीयत की इज्जत करता हूं, पर अब ये बात मेरी पुरानी दोस्ती पर आ गई है, उससे चोट पहुंच सकती है। शेन योचू ने सख्ती से कहा, तो मत पहुंचाओ चोट। मैंने तुम्हें पावर दी है ना, दोनों को रख लो, गाओशू को भी और लियू क्यान को भी।
क्या तुम पागल हो गई हो? कंपनी तुम्हारी है, क्या तुम अपनी कंपनी के साथ मजाक कर रही हो? नहीं तो पता नहीं वो सच में गुस्से में थी या मुझे चिढ़ा रही थी। ये मेरा बदला है, जो तुमने मेरे खाने के साथ वो घटिया हरकत की थी ना, उसका बदला। कल सुबह मेरे ऑफिस आओ और खुद उन दोनों को जॉब सिलेक्शन का कॉल करो। अगर तुम मर्द हो तो जो काम शुरू किया है उसे पूरा करो। और उसने फोन काट दिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अब पीछे हटने का रास्ता बंद था। बालकनी से बाहर आया तो लिन याइफे वॉशरूम जा रही थी। आजकल बहुत बिजी हो, मैंने पूछा। उसने उदासी से कहा, ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसी का प्लान बना रही हूँ। क्या तुम्हें वॉशरूम यूज करना है? वरना मैं नहाने जा रही हूँ। नहीं, तुम जाओ। मैं अपने रूम में गया और बेड पर लेटकर सोचने लगा। मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जहां हर रास्ता गलत ही लग रहा था। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं शेन यूचू के ऑफिस में था। मुझे उसका वो शरारती अंदाज में मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। टेबल पर एक लैंडलाइन फोन रखा था। शेन यूचू मेरे सामने सोफा पर बैठकर मजे से कॉफी पी रही थी और मैं उस फोन को घूर रहा था। कॉल करो, उसने बहुत शांति से कहा। देखा जाए तो अगर तुम गाओशू से कहोगे कि तुम डायरेक्टर नहीं हो तो वो विश्वास नहीं करेगा, है ना? मैंने गुस्से में पूछा। सच तो ये है कि तुम मेरी इज्जत नहीं बढ़ाना चाहती थी, तुम बस मुझे इस इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन में डालना चाहती थी, है ना? शेन योचू के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी और डिसअपॉइंटमेंट दिखी। फिर उसने लेट पर वहीं से कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो। इतना बोलकर वो अपनी डेस्क की तरफ चली गए। सच तो यही था कि अगर मैं अब सच बताता तो भी गाओ शू और लिू चेन को लगता कि मैं जॉब देने से बचने के लिए झूठ बोल रहा हूं। तो फिर डरना कैसा? मैंने फोन उठाया और शाओरू को इंटरनल कॉल किया। शाओरू, गाओ शू को कॉल करो और बोलो कि वो सिलेक्ट हो गया है। उसे मंडे को रिपोर्ट करने के लिए कहो। ठीक है सर, शाओरू ने पूछा। और दूसरा कैंडिडेट कौन है? दूसरा नाम, मेरी उंगलियां कांप रही थीं। शन योचू की नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। हेलो डायरेक्टर चेन, दूसरा नाम क्या है? लियो कियान का नाम मेरी जुबान तक आया पर मैं उसे बोल नहीं पाया। शाओरू ने फिर से याद दिलाया, सर मैं सुन रही हूँ। बाई पेपी। ये नाम लेते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, पर मेरी पूरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। ओके सर, मैं अभी गाओ शू और बाय पेपे को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मंडे सुबह एचआर डिपार्टमेंट। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस इतना ही। मैंने फोन पटक दिया। मैं सोफा पर पसर गया और छत को घूरने का। तभी मैंने शन यूचू के कदमों की आवाज सुनी। वो फिर से मेरे सामने आकर बैठ गई और बोली, मोमो थैंक यू। हाँ, थैंक यू इस बात के लिए, क्या ये भी तुम्हारा कोई टेस्ट था? मैंने तंज कसते हुए पूछा। मुझे बहलाने के लिए कोई फालतू बहाना मत बनाना, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुमने ये सब बस उस खाने वाली बात का बदला लेने के लिए किया है। काश मैं उस दिन वो झूठ नहीं बोलता। वैसे सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे खाने में थूका भी नहीं था। शेन यूचू ने बहुत कामनेस से कहा। वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है। और शायद मैं खुश हूं कि तुमने वो झूठ बोला, उसी वजह से हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। जो भी हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें इतने मुश्किल इम्तिहान में डाला। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा फोन बजा। वही हुआ जिसका डर था, गाओ शू का कॉल। मैंने फोन उठाया और उधर से उसकी आवाज आई, मोमो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? सामने शेन योचू बैठी थी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। मैंने बस इतना कहा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, अभी बिजी हूँ। फोन रखने के बाद मेरा दिल और भारी हो गया। शिन्यूशु ने कहा, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, पर आज तुमने जो किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने खामोशी से उसे देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी और थोड़ी बेबसी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला, पर तुमने आखिरकार कंपनी के बारे में सोचा। कंपनी में भी काफ़ी बदलाव चल रहे हैं और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच में मेरे वफादार हों और सही डिसीजन ले सकें। कल का इंटरव्यू बस एक बहाना था। मैं बस तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने नीचा नहीं देखना चाहती थी। अगर तुम गाओ शू और लिू कियान दोनों को चुन लेते तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस दो इंटर्न्स ही तो होते, 1 महीने बाद उन्हें निकाला जा सकता था। शन यूचू रुकी। उसने मेरा रिएक्शन देखा और फिर कंटिन्यू किया। कल जब मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मैं हैरान थी कि तुमने उसी वक्त लिू कियान का नाम क्यों नहीं लिया। जब तुमने ऑफिस आकर कहा कि वो जॉब के लायक नहीं है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं देखना चाहती थी कि आखिर में तुम क्या चुनते हो। और तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने अपनी दोस्ती से ऊपर सही डिसीजन को रखा। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, शायद इस वजह से तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाए। पर मैं जानना चाहती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। क्या ये मेरे लिए था, तुम्हारे लिए? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा मत सोचो। मेरे अपने कुछ असूल हैं, मैंने जो किया बस अपने जमीर के लिए किया। बहुत अच्छे। शेन यूचू खुशी से बोली, मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की जरूरत है। चलो अब तल्ली से बात करते हैं। क्या बात करनी है? मैंने सिगरेट निकाली और मुंह में दबा ली। शेन योचू ने फिर से मुंह सिकोड़ा। मैंने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, अब आंखें मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूं। मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती।
और अगर मैं तुम्हारा एम्प्लॉय होता भी, और हाँ, मेरी स्मोकिंग की आज़ादी पर रोक मत लगाना। कोई बात नहीं, शनियोचू ने बहुत शांति से कहा। कल भी तुमने मेरे ऑफिस में सिगरेट पी थी, शायद स्मोकिंग तुम्हारे दिमाग को ज्यादा एक्टिव रखती है। अभी कंपनी के हर डिपार्टमेंट में बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तुम बताओ, तुम किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो? तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस वही डिलीवरी बॉय वाला जिसमें मैं दूसरों का खाना भी चख लेता हूँ। शिनयूचू ने मुझे बहुत गुस्से से घूरा। मैं सीरियस हूँ, मजाक बंद करो। ठीक है, सीरियसली बोलूँ तो मैंने केटीवी में वेटर का काम किया है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें भी ढोई हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा था मेरा कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। सच तो यह है कि मैंने सिर्फ छोटे मोटे काम ही किए हैं। अगर तुम सच में मुझे जॉब देना चाहती हो तो बताओ, शिन योशु ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा। जो करना है बोलो, बस तुम काम बताओ। सैलरी मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के हिसाब से दूंगी, तुम्हारी डिलीवरी वाली इनकम से कम नहीं होगी। मैंने कहा, मुझे कम मत समझना, डिलीवरी में मैं महीने के 6-7 हज़ार कमा लेता था। ठीक है, मैं तुम्हें 8 हज़ार दूंगी, तो फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। ये सुनते ही शन योचू के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। वो आंखें फाड़कर मुझे देखती रही और पूछा, तुम सीरियस हो? हाँ। क्या गार्ड बनने पर रहना खाना फ्री मिलेगा? क्या अटेंडेंस बोनस मिलेगा? ड्यूटी आवर्स कितने होंगे? और छुट्टी के दिन क्या मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से गार्ड की जॉब बेस्ट है। ठीक है, मंडे से आ जाना। मैं शाहरुख को बोल दूंगी कि वो तुम्हें सिक्योरिटी टीम में ज्वाइन करवा दे। कंपनी की तरफ से तुम्हें हॉस्टल में एक बेड मिल जाएगा। बाकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होंगी वो तुम्हें डिपार्टमेंट वाले बता देंगे। वहाँ का मैनेजमेंट नीचे के लोग देखते हैं। ये बोलते हुए शन योचू ने अपनी घड़ी देखी और पूछा, दोपहर का खाना साथ खाएं, पहले ये बताओ कि दावत तुम्हारी तरफ से होगी या मेरी? ये सुनकर उसने फिर से अपनी आंखें चढ़ा ली। होटल में लंच करने के बाद जाते वक्त शन योचू ने शाहरुख के हाथ मुझे गार्ड की यूनिफॉर्म भिजवा दी और कहा, मंडे को इसे पहनकर आना, शाहरुख तुम्हें तुम्हारी पोस्ट समझा देगी। मैंने उससे फिर कंफर्म किया, क्या सच में एक गार्ड को 8 हज़ार सैलरी दोगे? उसने बहुत शांति से हाँ कह दिया। लंच के बाद मैं सीधा एक बुक स्टोर गया और वो सारी किताबें खरीदी जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था, पर टाइम नहीं था। मैंने होटल सिक्योरिटी सिस्टम पर भी एक प्रोफेशनल बुक खरीदी। घर जाकर जब मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी और आईने में खुद को देखा तो मैं काफी डैश लग रहा था। मैं खुद की तारीफ कर ही रहा था कि तभी गाओ शू का कॉल आ गया। उसने बहुत इज्जत से पूछा, मोमो क्या अभी बात कर सकते हो? हाँ भाई बोल। देख, ल्यू चियान वाली बात के लिए मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भाई, उल्टा तुझे थैंक यू मुझे काइडी में जॉब दिलवाने के लिए। नहीं भाई, मेरी बात सुन, तुझे सच बताना जरूरी है। उस रात जो शैन योचू मेरे साथ थी वो काइडी होटल की जनरल मैनेजर है। वही शैन देजुंग की बेटी। गाओ शू के तो होश ही उड़ गए। क्या वो जनरल मैनेजर है भाई? तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे समझ आया कि ल्यू कियान का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पर यार अब मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मेरे साथ गंदा बिहेव तो नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। मैं उसे थोड़े ही टाइम से जानता हूं, पर इतना कह सकता हूं कि वो बहुत नेक दिल लड़की है। तुम बेफिक्र रहो, वैसी नहीं है। मंडे को मिलते हैं, तब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है भाई, मंडे को मिलते हैं। ओए सुन, क्या तूने अपना स्कूल ग्रुप चेक किया? ग्रुप भाई, मैंने नया फोन लिया है, अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया। डाउनलोड कर और चेक कर। परसों रात जिंग याओ ने ग्रुप में मैसेज किया था, वो वापस आ गए हैं, अभी कुनमिंग में ही है। क्या तुम लोगों की इतने सालों में कभी बात नहीं हुई? जिंग याओ, यह नाम सुनते ही जैसे वक्त ठहर गया। सालों बाद भी यह नाम सुनकर दिल में एक टीस सी उठती थी। मोमो सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ। आगे तो अच्छी बात है, इतने साल हो गए, शायद हम एक दूसरे को भूल चुके होंगे। उधर से गाओशु हंसा और बोला, कम से कम मैं इतना तो जानता हूँ कि तू उसे नहीं भूला है। तू मेरा पुराना यार है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू इतना पत्थर दिल नहीं है। चल हट। मैंने चिढ़ते हुए कहा और फोन काट दिया। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। मैंने ऐप स्टोर खोला, स्कूल ग्रुप डाउनलोड किया और लॉगिन किया। ग्रुप में जिंग याओ की प्रोफाइल देखी, पर एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जिंग याओ हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मेरी बेंच पार्टनर भी। वो एक बहुत अमीर खानदान से थी, हमेशा चमकती रहती थी। सब उसे अपनी क्वीन मानते थे और मुझे भी लगता था कि वो मेरी पहुंच से बाहर है। 12th स्टैंडर्ड की एक रात मैं उसे अपनी साइकिल पर घर छोड़ने गया था। उसके घर के बाहर उसने मुझसे पूछा कि मेरा टारगेट कौन सा कॉलेज है। असल में मैं मन बन चुका था कि स्कूल के बाद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, घर के हालात ठीक नहीं। पर मैंने उससे झूठ कह दिया कि मेरा सपना पीकिंग यूनिवर्सिटी है और अगर वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहीं और नहीं पढ़ूंगा। उसे लगा मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, उसे सच नहीं पता था। वो बहुत खुश हुई और बोली कि हम साथ में वहां पढ़ेंगे। उस साल जिंगयाओ के मार्क्स इतने थे कि उसे एडमिशन मिल जाता, पर मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए। जब रिजल्ट्स आए तो जिंगयाओ हैरान थी कि मेरे हिंदी में सिर्फ 50 मार्क्स कैसे आए। मैंने बहाना बनाया कि एग्जाम खराब गया, पर वो समझ गई थी कि मैंने जानबूझकर आंसर्स नहीं लिखे ताकि मुझे कॉलेज ना जाना पड़े। उस दिन वो मुझसे बुरी तरह टूट गई, उसे प्यार से नफरत हो गई। आखिरकार वो पीकिंग नहीं गई और स्टडी के लिए फ्रांस चली गई। इतने सालों में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, एक फॉर्मल हेलो तक नहीं। और आज अचानक उसके वापस आने की खबर ने मेरे दिल के सारे जख्म हरे कर दिए।
मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की, उसकी फोटोज देखी। वो बदल गई थी और भी एलिगेंट और मैच्योर हो गई थी। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वो लड़की जो स्कूल में मेरा बचा हुआ नाश्ता चुरा कर खाती थी, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने फोन साइड में पटक दिया, खिड़की के पास गया और सिगरेट पीने लगा। मुझ जैसे बुज़दिल इंसान की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। मंडे सुबह 8 बजे मैं अपनी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर कायदी होटल पहुंचा। जैसे ही मैं मेन गेट के पास पहुंचा, एक ऑडी Q7 मेरे पास आकर रुकी। उसकी ओनर ने शीशा नीचे किया और मुझसे पूछा, एक्सक्यूज मी, बेसमेंट पार्किंग कहाँ है? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो चुप हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा अचरज था। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी छोटी कैसे हो सकती है। वो और कोई नहीं, मेरी स्कूल की पहली मोहब्बत जिंग याओ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे और इतनी अचानक। मैं हक्का बक्का खड़ा था कि तभी एक ड्यूटी गार्ड दौड़कर आया और मुझे डांटने लगा। मैडम कुछ पूछ रही हैं, बहरा है क्या? फिर उसने झुककर बहुत तमीज से कहा, मैडम पार्किंग आगे से लेफ्ट है, वहां साइनेज दिख जाएगा। मैं जिन याओ का सामना नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे ना पहचाने। मैं मुड़ा और लगभग भागते हुए होटल के अंदर घुस गया। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जैसे मेरे पीछे जिंग याओ की उस परफ्यूम की खुशबू अभी भी मेरा पीछा कर रही थी, वही खुशबू जो उसे स्कूल में पसंद थी। उस गार्ड की डांट की आवाज अब बहुत पीछे रह गई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। वही क्यों और इसी वक्त क्यों मैं अपनी नई चमचमाती पर सस्ती सी गार्ड की यूनिफॉर्म में था और वो ऑडी Q7 चला रही थी। ये फासला इतना बड़ा था कि मेरा दम घुटने लगा। चैन अचानक शाहरुख की आवाज आई। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं। मेरा पीला चेहरा देखकर उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? बॉस शेन ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है? मैंने खुद को संभाला। अब पुरानी बातों में खोने का टाइम नहीं था, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। एक गहरी सांस ली और 29th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के आईने में मैंने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की। मेरी आंखों में घबराहट थी पर मन में एक अजीब सी जिद भी। मैंने शन योचू के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाओ। वो अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। मुझे देखकर उसने पेन नीचे रखा और पूछा, पहला दिन कैसा लग रहा है? ठीक है। क्या कोई जरूरी काम है? शन यूचू ने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया। बैठो। मैं बैठ गया, मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मैंने सुबह गेट वाली बात सुनी। उसकी आवाज एकदम नॉर्मल थी। मुझे लगा शायद वो मुझे डांटेगी। वो ऑडी Q7 वाली लड़की जिंग ग्रुप की वारिस जिंग याओ है। शन यूचू ने कंटिन्यू किया, वही हमारे होटल के नए बिग प्रोजेक्ट की हेड भी है। मैंने चौंक कर उसे देखा। तो वो काम के सिलसिले में वापस आई है? मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शन यूचू ने मुझे एक समझदार नजरों से देखा। अभी गाओशू ने मुझे बताया कि तुम दोनों स्कूल में बेंच पार्टनर्स थे। वो एक पल के लिए रुकी। और साथ ही तुम्हारा पास भी जुड़ा है। मैंने अपना सिर झुका लिया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें लफ्जों में लाना भी मुश्किल होता है। आज दोपहर एक मीटिंग है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं हक्का बक्का रह गया। पर मैं तो सिर्फ एक गार्ड हूं, मेरा वहां चलना ठीक नहीं होगा। तुम सिर्फ एक गार्ड नहीं हो, शन यूचू ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है और जिन याओ तुम्हें लेकर काफी इमोशनल दिख रही थी। ये हमारे बिजनेस डील में काम आ सकता है। पर अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। मैं सोच में पड़ गया, भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक बार पहले भी मैं भाग चुका हूं और बहुत कुछ खो चुका हूं। इस बार मुझे हिम्मत दिखानी होगी। ठीक है, मैं चलूंगा। शेन यूचू मुस्कुराई। ग्रेट। दोपहर 2 बजे मीटिंग रूम में मिलते हैं। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाकी स्टाफ मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। सुबह वाली बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और एक कोने में बैठकर अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाली बुक पढ़ने लगा। खुद को मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता था। टाइम बीत गया और 2 बज गए। मैं मीटिंग रूम पहुंचा। शनयोचू वहां अपने मैनेजर्स के साथ खड़ी थी। उसने मुझे अपने पास खड़ा किया। तभी दरवाजा खुला और जिंग याओ अंदर आई। उसने एक वाइट प्रोफेशनल सूट पहना था, बाल बंधे हुए थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था पर उसने खुद को संभाला और सामने बैठ गई। मीटिंग स्टार्ट हुई। दोनों साइड के लोग प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर बहस कर रहे थे। मैं खामोशी से सुन रहा था और जिन याओ के एक्सप्रेशंस देख रहा था। काम की बातों में वो एकदम स्ट्रिक्ट और फर्म थी। वो पुरानी स्कूल वाली चुलबुली लड़की अब कहीं खो चुकी थी। आधे रास्ते में एक डील पॉइंट पर बात अटक गई। माहौल काफी टेंस हो गया। जिन याओ ने सख्ती से कहा, बॉस शेन, ये क्लॉज हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। शेन योचू भी पीछे नहीं हटी, पर यह हमारे होटल के लिए भी बहुत घाटे का सौदा है। तभी मुझे सुबह की वो बात याद आई जब जिंग याओ पार्किंग का रास्ता पूछ रही थी। उसे इस एरिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने चुपके से शेन योचू का हाथ खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, जिंग याओ अभी अभी कुनमिंग वापस आई है। उसे लोकल मार्केट का ज्यादा आइडिया नहीं होगा। हम उन्हें बिजनेस टर्म्स में डिस्काउंट देने के बजाय अपने होटल नेटवर्क के थ्रू फ्री लोकल मार्केटिंग ऑफर कर सकते हैं। इससे उन्हें लोकल रीच मिलेगी और हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। शेन योचू की आंखों में एक चमक आ गई।
उसने जिंग याओ की तरफ देखा और कहा, मिस जिंग, मेरा एक प्रपोजल है। हम टर्म्स में थोड़ा एडजस्ट करेंगे और बदले में हमारा होटल आपकी कंपनी को 3 महीने की फ्री लोकल मार्केटिंग और प्रमोशन प्रोवाइड करेगा। हमारे मेंबर नेटवर्क्स में आपकी कंपनी की रीच बढ़ जाएगी। जिंग याओ हैरान रह गई, उसने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोचने लगी, यह ऑफर बुरा नहीं है, पर मुझे अपनी हेड ऑफिस से बात करनी होगी। शन यूचू मुस्कुराई, बिल्कुल, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मीटिंग वहीं खत्म हुई। जिंग याओ जब बाहर जाने लगी तो वो मेरे पास रुकी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और धीरे से कहा, शाम 6 बजे होटल के बाहर वाले कैफे में मुझे तुमसे बात करनी है। मैं वहीं जम गया। शन यूचू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। गुड जॉब, आज तुम जल्दी छुट्टी ले सकते हो, जाओ उससे मिल लो। मैंने शन यूचू को बहुत ही थैंकफुल नजरों से देखा। थैंक यू मैडम। अरे शुक्रिया, कैसा, मैंने तो बस सही डिसीजन लिया है। शाम के 6 बजे मैं कैफे पहुंचा। जिंगयाओ पहले से वहां बैठी थी। मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। पूरे कैफे में शांति थी। हम दोनों चुप थे, माहौल बहुत ऑकवर्ड था। आखिरकार जिंगयाओ ने चुप्पी तोड़ी। तुमने उस साल जानबूझकर एग्जाम खराब क्यों किया था? उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर उसमें एक सिहरन थी। मैंने अपना कप कसकर पकड़ा। इस सवाल का जवाब उधार था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मेरी आवाज भारी हो गई थी। सारी सेविंग्स पापा के इलाज में लग गई थी। मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए एक पैसा नहीं था। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ पीकिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, मैं भी चाहता था, पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तुम बहुत टैलेंटेड थी, तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए थी ना, कि मेरे साथ इस गरीबी में सड़ने की जरूरत थी। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। इसीलिए मैंने हिंदी के एग्जाम में जानबूझकर आंसर्स नहीं लिखे, ताकि मेरा सिलेक्शन ना हो। मुझे लगा तुम पैकिंग चली जाओगी और अपनी नई लाइफ शुरू करोगी। जिंग याओ की आंखें भर आईं। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो लगभग सिसकते हुए बोली। तुम्हें लगा कि यह सब करके तुमने मेरा भला किया। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो मुझ पर क्या गुजरी। मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसीलिए तुमने ऐसा किया। फ्रांस में बिताए उन सालों में मैं रोज यही सोचती थी कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या तुम मुझसे बोर हो गए थे। मैंने गाओशू से भी पूछा था, पर उसने कभी कुछ नहीं बताया। जिंग याओ के आंसू बहने लगे। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने उसका हाथ थामना चाहा पर रुक गया। हमारे बीच अब कई सालों की दीवार थी। आई एम सॉरी, मैंने धीरे से कहा। मैं बहुत सेल्फिश था। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। जिंग याओ ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। मैं वापस इसीलिए आई थी ताकि तुमसे ये सब पूछ सकूं, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ गार्ड बनाओगे। तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पता है इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मुस्कुराया। जो हुआ सो हुआ। अब मैं ठीक हूँ, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मैं सीख रहा हूँ। पापा की हालत भी अब स्टेबल है। डायलिसिस तो चलता है, पर वो पहले से बेहतर है। जिंग याओ की आंखों में थोड़ी राहत दिखी। तो क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? उसने बहुत उम्मीद से पूछा। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल। मेरा जवाब सुनकर जिंग याओ मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर उसकी मुस्कान बारिश के बाद निकली धूप जैसी थी। हमने बहुत देर तक बातें की, स्कूल की यादें और इन सालों में जो कुछ भी हुआ। ऐसा लगा जैसे वो पुरानी यादें आज भी वैसी ही ताज़ा हैं। जब हम कैफे से बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। जिंग याओ ने मुझे घर तक ड्रॉप किया। अगर कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो बस एक कॉल कर देना। ठीक है भाई, और तुम भी अपना ख्याल रखा। मैंने बाय बोला और गाड़ी से उतर गया। चैनमो, उसने मुझे फिर पुकारा। मैंने मुड़कर उसे देखा। तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम्हें भी। मैं मुस्कुराया और सोसाइटी के अंदर चला गया। घर पहुंचा तो देखा लिन यिफे बुबू को खाना खिला रही थी। वो उस कुत्ते को 2 दिन पहले ही घर ले आई थी क्योंकि वो बहुत बेसहारा था। बुबू ने मुझे देखा और पूंछ हिलाते हुए मेरे पास आ गया। आज जल्दी आ गए? लिन यिफे मुस्कुराकर पूछा। ये पहली बार था जब उसने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी थी। हाँ, जल्दी छुट्टी मिल गई। मैंने भी मुस्कुराया और उसके साथ मिलकर बुबू को खाना खिलाने लगा। बातों बातों में मुझे पता चला कि वो एक डिजाइनर है और काम के प्रेशर की वजह से वो अक्सर चिड़चिड़ी रहती थी, पर अब सब नॉर्मल था। उसे भी मेरी कहानी पता चली और उसकी नजरों में अब मेरे लिए रिस्पेक्ट थी। सब कुछ बदल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। होटल में काम करते हुए नए सिक्योरिटी सिस्टम्स को बारीकी से समझा। जब भी फ्री टाइम मिलता मैं मार्केटिंग और होटल मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ता। शेन योचू भी मुझे काफी स्टडी मटेरियल भेजती रहती थी। गाशु की जॉब भी बहुत अच्छी चल रही थी, वो अक्सर मेरे साथ लंच करता। उसने लियू कियान से ब्रेकअप कर लिया था। उसे रियलाइज हुआ कि उन दोनों की वैल्यूज मैच नहीं करती। जिन याओ के साथ भी बिजनेस डील्स की वजह से मिलना जुलना होता रहता था। अब हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक पक्की दोस्ती थी। 3 महीने बाद जिन ग्रुप और कायदी होटल की डील फाइनलाइज हो गई। मेरी मेहनत और इनसाइट्स की वजह से शन योचू ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। ये मेरा सपना था।
मैं दिन रात मेहनत करता और घर पहुंचने पर लिन यिफे अक्सर मेरे लिए स्नैक्स बनाकर रखती थी। बुबू भी अब मेरा इंतजार गेट पर करता था। एक रात जब मैं 11:30 बजे घर पहुंचा तो मुझे गेट पर एक बहुत ही जान पहचान चेहरा दिखा। वो मेरे चाचा चैन शाओजिए थे। वो उसी नाइकी की टी शर्ट में खड़े थे और उनके हाथ का टाटू चमक रहा था। चाचा, मैंने उन्हें आवाज दी। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराए। मोमो, काम से आ रहा है? हाँ चाचा, पर आप यहाँ अचानक? बस कुनमिंग में काम था तो सोचा तुझे देख लूं। सुना है अब तू होटल के मैनेजमेंट में पहुंच गया है। अरे नहीं, बस एक छोटा सा असिस्टेंट हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा। जो भी हो, डिलीवरी बॉय से तो बेहतर ही है। उन्होंने मेरे कंधे थपथपाए। पापा की तबीयत भी अब बेहतर है, मैं तेरे लिए घर के देशी अंडे लाया हूँ। हम बातें करते हुए अंदर गए। चाचा ने बताया कि अब उन्होंने वो सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और अपनी एक छोटी सी गैराज खोली है जो काफी अच्छी चल रही है। मुझे उनके लिए बहुत खुशी हुई। घर पहुंचते ही लिन यीफे बाहर आई। चाचा, ये मेरी फ्लैटमेट है लिन यीफे, और ये मेरे चाचा हैं। नमस्ते। लिन यीफे ने बहुत प्यार से ग्रीटिंग की। चाचा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने चाचा के लिए पानी और लिन यीफे के बनाए स्नैक्स रखे। चाचा ने स्नैक्स खाते हुए कहा, मोमो, तुझे इस हाल में देखकर अब मेरा दिल शांत है। बस अपनी मेहनत जारी रखना, हार मत मानना। जी चाचा, बिल्कुल। अगले दिन सुबह मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। जाते वक्त उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवेलप थमाया। इसमें 5,000 रुपये हैं, रख ले। अपनी सेहत का ख्याल रख और अच्छा खाना खा। नहीं चाचा, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं कमा रहा हूं। मैंने एनवेलप वापस करना चाहा। चुपचाप रख ले, चाचा ने थोड़े गुस्से में कहा। ये मेरा आशीर्वाद है। पापा का ख्याल मैं घर पे रखूंगा, तू यहाँ मन लगाकर काम कर। उनकी आंखों में वो अपनापन देखकर मैं मना नहीं कर पाया। थैंक यू चाचा। पागल है कि अपनों से शुक्रिया। कैसा वो मुस्कुराए और ट्रेन में चढ़ गए। उन्हें जाते हुए देख मेरा सीना गर्व से भर गया। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मेरा परिवार हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। 6 महीने बाद मेरी मेहनत रंग लाई और शेन योचू ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वाइस मैनेजर बना दिया। मैंने आखिरकार इस शहर में अपनी एक जगह बना ली थी। उस रात मैंने शेन योचू, गाओ शू, लिन यीफे और जिंग याओ को दावत पर बुलाया। हम सब बहुत खुश थे, खूब हंसी मजाक हुआ। शेन योचू ने अपना ग्लास उठाया और कहा, मोमो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इसके हकदार हो।